ओके जी, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ आई थिंक। लक्ष्मी आप हैं, सो यू कैन। Yes, sir. ओके, सो तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। बाकी लोग जी सर. जी थैंक यू। ठीक है जी, बाकी लोगों को मैं ऑडिबल हूँ, आप भी लक्ष्मी ऑडिबल है मुझे। सो Yes, sir. चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली है ना 5-10 मिनट लेट होगा ही, क्योंकि लोग बच्चे ज्वाइन करते हैं इसलिए, है ना। जो लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं थोड़ा वेट करो। हाँ, तो स्टार्ट करें। लक्ष्मी थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताइए आप। फर्स्ट ऑफ ऑल Um, कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपका कि आईएसएस में आपका सिलेक्शन हुआ है। और Thank you, sir. और लक्ष्मी हमारा जैम बैच में थी जब ये तैयारी करी 2023 में, तब ये जैम बैच में थी। आई थिंक 23-25 आपका एमएससी है ना कानपुर से। Yes, sir. 23 से 25 तो जैम बैच में भी थी उस टाइम, तो तब से जानते हैं हम इनको। और बहुत क्वेश्चंस भी पूछती थी, मतलब ऑब्वियसली आप आईआईटी में गए हैं तो इसलिए अच्छी प्रिपरेशन किया है आपने। तो एक बार अपने बारे में खुद से बता दीजिए, इंट्रोडक्शन क्या है, शुरू से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही है आपकी। जी सर, बिल्कुल। तो मेरा नाम लक्ष्मी अग्रवाल है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमिटी यूनिवर्सिटी कोलकाता से किया है। और फिर सेकेंड ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई मेट विद एन एक्सीडेंट, सो तब से मैं व्हील चेयर पे हूँ। और फिर मैंने अभी ये लास्ट ईयर एमएससी कंप्लीट किया आईआईटी कानपुर से। मैंने सर से ट्यूशन लिया था और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ईयर ही आईएसएस का एग्ज़ाम भी दिया था और वो क्लियर हो गया। आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 33। चलिए बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जब एमएससी कर रहे थे तब साथ में तैयारी भी कर रहे थे, ऐसा? नहीं सर, एक्चुअली मैं प्लेसमेंट के लिए बैठी थी। जो आईआईटी के में हमारे कैंपस प्लेसमेंट होते हैं उसमें मैं बैठी थी, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। कंपनीज, किसी भी कंपनीज में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, तो बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने दिसंबर लास्ट 2024 दिसंबर से डिसाइड किया कि मैं मतलब आईएसएस की प्रिपरेशन करूँगी। तब से मैंने किया और फिर तब जाके हुआ मेरा सर। तो दिसंबर 2024 से आपने शुरू किया था, है ना? जी सर। क्योंकि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का है ना चल रहा होगा, खत्म हो गया होगा इंटरव्यू जो प्लेसमेंट के लिए चल रहे थे। एग्जैक्टली सर, हाँ। हम्म हमारा जनवरी से फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने स्टार्ट वाला हुआ है। था। तो बिल्कुल लक्ष्मी को एक्चुअली जैम के बारे में जानकारी, क्योंकि उन्होंने प्रिपेयर किया है आईआईटी कानपुर से, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में किया है, तो आईआईटी कानपुर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी आईएसएस का भी, है ना। तो जो बच्चे हैं आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं यू कैन डिस्कस अबाउट, है ना, जैम, चाहे आईआईटी कानपुर हो या देन आईएसएस। तो थोड़ा आईएसएस के बारे में बता दीजिए लक्ष्मी, कैसे क्या एग्जाम है और क्या इन्फॉर्मेशन बच्चों, मतलब बिगिनर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, जो सोच रहे हैं आईएसएस तैयारी करेंगे, ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए आईएसएस क्या होता है, क्या जॉब रोल है, क्या पढ़ना है, कैसे क्वालिफाई होगा, क्या स्टडीज हैं एग्जाम के बारे में थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसएस पूरा ऑब्वियसली इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, क्योंकि नाम है तो 4 पेपर स्टैटिस्टिक्स के होते हैं और एक जनरल स्टडीज़ और एक इंग्लिश के पेपर होते हैं। ठीक है। और तो फिर स्टैटिस्टिक्स में हमें जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक टाइम सीरीज, सैम्पलिंग सर्वे, इकोनोमेट्रिक्स और इकोनोमेट्रिक सैम्पलिंग सर्वे, इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जो भी पेपर 1 पेपर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर 3 और पेपर 4 सब्जेक्टिव होता है। पेपर 4 में हमारे 2 ऑप्शंस चूज करने रहते हैं, दो टॉपिक्स चूज करने रहते हैं उसमें। डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं। और फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये सब भी रहते हैं। तो बस यही है। और जॉब रोल बेसिकली ये रहता है कि हमें अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करने को मिलता है, जो भी गवर्नमेंट डेटा है उससे रिलेटेड हमें काम करने को मिलता है। तो जैसे हम ये सब जो पढ़ते आते हैं, पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये सर्वे के बारे में ये सब। तो ये सब हमारे जो भी इंडस्ट्रियल डेटा है, इकोनॉमिकल डेटा है, सोशियो इकोनॉमिक रिलेटेड डेटा, जो भी डेटा है वो सब हमारे मतलब उसमें हम काम करते हैं बेसिकली। उससे एनालाइज करते हैं और बेसिकली गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं कि अभी ये चीज़ है, ये इशू है, ये प्रॉब्लम है। दैट्स इट। इस टाइप का जॉब रोल होता है। हम्म तो आपने बताया था आपने क्या पेपर 4 में क्या क्या चूज किया था? सर, मैंने पेपर 4 में डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट एनालिसिस चूज़ किया अच्छा, था। डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ओके।
तो अगर स्टार्ट इसमें क्या 4 पेपर ये हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश का अलग से है? इंग्लिश का हाँ अलग से है सर। तो इंग्लिश भी एक है ना, तो ये हो गया, ठीक है। तो 4 स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं और बाकी एक इंग्लिश और एक जीएस के पेपर हैं, ये आईएसएस का स्ट्रक्चर है। ओके, तो कितने मार्क्स के हो गए एग्जाम? ईच पेपर 100 मार्क्स के हैं ऐसा? नहीं सर, इंग्लिश और जीएस जो है वो 100 मार्क्स के होते हैं, बाकी सब 200 मार्क्स के होते हैं। बाकी 200 मार्क्स के हैं, तो ठीक है, ये 200 हो गया और ये भी 200 के हैं, है ना? तो जी सर टोटल बिल्कुल। कितने मार्क्स के एग्जाम हो गए? सो अराउंड, 1000। तो ये आपके 1000 हो गए ना? जी तो सर। उसमें से कट ऑफ मार्क्स क्या जाता है जनरल कैटेगरी की बात करें तो? सर जनरल कैटेगरी में कट ऑफ, क्योंकि सर लास्ट ईयर का मतलब 2025 का मैं बताऊँ तो काफ़ी हाई गया था। हम्म। सर मतलब 400, मतलब थोड़ा होता है कि सर 600 से ऊपर लाने की कोशिश जनरल कैटेगरी वालों के लिए रहती है। ओके, 600 प्लस के अराउंड रहेगा तो सेफ रहेगा, एटलीस्ट एक सेफ स्कोर, है ना? यस यस सर बिल्कुल। ओके, तो ये है और उसके अकॉर्डिंग थोड़े डिड्यूस हो जाएगा बाकी कैटेगरी में, ठीक है। हाँ तो ये है। बाकी सीटें आपके टाइम पे कितनी सीटें थी इनमें? सर 30? 35। अच्छा, 35 सीटें थी, अभी शायद इस बार 25 है मे बी, है ना? सर 28। 28 है इस बार, तो इस बार 28 है। ओके, तो सीटें है ना बढ़ती घटती रहती हैं, तो उस तरह से है। तो ये तो गया कट ऑफ, उसके बाद फिर होता है ये मेंस में इतना ले आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर रहता है कि इंटरव्यू उसके बाद होता है ना? हाँ सर। सो इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये इंटरव्यू 200 मार्क्स का हो गया। फिर क्या इंटरव्यू का अलग कट ऑफ है या दोनों मिला के कट ऑफ आते हैं, रिजल्ट आता होगा, है ना? सर हाँ, दोनों मिला के कट ऑफ तो आता है। मतलब ये हो गया मेंस प्लस इंटरव्यू, तो ये टोटल हो गया 1200 मार्क्स के। तो इसमें जी कितना सर। रहता है कट ऑफ अराउंड जनरल की बात करें तो? सर वही मतलब 600 700 के ऊपर ही ऊपर इंटरव्यू रहता है। में। हाँ सर। ओके, तो ये एग्जैक्ट अगर देखे तो ऐसा लिखा रहता है, कहीं लिखा आता होगा ना, ऑफिशियली तो आता होगा, जी सर, ऑफिशियल आता तो है। बट देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर। तो अराउंड ये है कि ठीक है, वो तो है ना, तो हम वो देख लेंगे, ऐसे ऑफिशियली डेटा बहुत अवेलेबल है ऑनलाइन, तो इतने सारे हैं, तो मिल जाएगा। अब रह गया प्रिपरेशन का, तो कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? सब प्रिपरेशन के लिए पेपर 1 में सर जैसे प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं, तो इसके लिए हम्म। बेसिक्स, मतलब बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। जो मतलब ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट है वो स्टैटिस्टिक्स के ही होंगे जो एग्जाम दे रहे हम्म। होंगे, तो उनका बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैं सजेस्ट करूंगी कि वो पीवाईक्यूज ज़्यादा प्रिपेयर फोकस करें, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस रहता है पेपर 1 में सर। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस मैंने भी उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट सर क्योंकि मतलब बट ठीक है, थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा सर। और पेपर 2 में रहता है लीनियर मॉडल स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि बेसिक वाला क्लियर, बेसिक तो हर, और उसके साथ अगर आपको थोड़ा और एडवांस प्रिपरेशन करना है तो आप तनुजित सर के नोट्स जो फ्रीली अवेलेबल है नेट पे वो प्रेफर कर सकते हो। और ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स के लिए आप मॉस्पी रिलेटेड जो भी है वो थोड़ा पढ़ सकते हो, एनएससी के बारे में, नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन के बारे में, और ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। और पेपर 3 में सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था, और ये शलभ सर के नोट्स भी फ्रीली अवेलेबल है नेट में, तो उससे मैंने रेफरेंस लिया था। और इंडेक्स नंबर और डिमांड एनालिसिस भी आते हैं, तो इसके लिए मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बुक फॉलो किया था। तो ये एनफ होता है, ये चारों मतलब ये एनफ होता है। और पेपर 4 के लिए मैंने डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्योंकि चूज़ किया था, तो मैंने कुछ तो मेरे आईआईटी के जो नोट्स थे उसने हेल्प किया मेरा प्रिपरेशन में। और अस्तित्व सर जो जिन्होंने 2022 में आई गेस फर्स्ट हम्म। रैंक थे, वो उनका फर्स्ट रैंक था, तो उनके नोट्स टेलीग्राम चैनल उनका फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, तो उनके नोट्स फॉलो कर सकते हो आप मल्टीवेरिएट के लिए। बस जैसे ना यूजली पेपर 4 में लोग डेमोग्राफी, मल्टीवेरिएट एनालिसिस या फिर क्वालिटी कंट्रोल से ही चूज करते हैं, तो मैंने डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट एनालिसिस लिया था। हम्म। तो डेमोग्राफी और मल्टीवेट कैसे प्रिपरेशन किए थे? सर डेमोग्राफी, अच्छा सर डेमोग्राफी सर वही फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और तनुजित सर के नोट्स से हो जाएंगे। हम्म। और मल्टीवेरिएट एनालिसिस मैंने अस्तित्व सर के नोट्स से थोड़ा बहुत अच्छा, पढ़ा था, और थोड़ा आईआईटी के नोट्स से पढ़ा था, तो उससे मेरा हो गया था प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपने बता दिए, और इंग्लिश और जीएस का?
सर इंग्लिश तो मतलब सर इंग्लिश मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, और मैं सजेस्ट करूँगी कि मतलब जिसको इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है वो थोड़ा मतलब बुक्स रीडिंग करते रहे, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स थोड़ा पढ़ते रहे तो उससे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और जीएस के लिए मतलब ये यूट्यूब वीडियोस आप फॉलो कर सकते हो, मतलब पहले ही जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फिर हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया और पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से थोड़ा बहुत एनालाइज करना होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस हिसाब से हिस्ट्री फिर पॉलिटी थोड़ा पढ़ लिया। लक्ष्मीकांत का बुक आप लोग, उसमें जो बेसिक बेसिक चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। तो यही। तो मतलब जीएस और इसकी प्रिपरेशन इंग्लिश की ठीक है। उसके हाँ बाद जैसे है सर, कि मतलब हमारे स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए यही प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश और जीएस में ही हम्म, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आते हैं, आता है क्योंकि हाँ। स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट तो मतलब हम कर लेते हैं, पर जीएस में मेन खास करके प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए सर थोड़ा एफर्ट्स डालना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर में भी। जनरल कैटेगरी के लिए आई गेस 20 से ऊपर चाहिए होता है, 15 या 20 से ऊपर। तो अच्छा, तो इसमें मतलब मिनिमम हर पेपर में मिनिमम कट ऑफ है? जी सर। हाँ तो कितना है अप्रोक्स, जैसे 20+ अप्रोक्स आप बता रहे हैं ना हाँ इसमें? सर, जनरल कैटेगरी के लिए और इनमें इनमें भी सर वही रहता है, मतलब कुछ 40 होगा? से ऊपर शायद। हाँ, हाँ अराउंड सर। 20% अगर बोल दे तो 40 हाँ, प्लस अराउंड 20%। होगा। कि मिनिमम हाँ, 20% आपको एटलीस्ट अचीव करना है, एक फिक्स किया जाता है। तो वो जी आपको सर। अचीव करना है, तभी आपको नेक्स्ट राउंड में सेलेक्ट किया जाएगा, है ना? हाँ, अगर हाँ, एक हाँ, पेपर में भी आप मिनिमम कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इवन हाँ यू सर। स्कोर कितना ही मार्क्स स्कोर कर लो। हाँ ओके, सर। तो ये तो हो गया इसका। फिर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किए? सर इंटरव्यू के लिए तो जैसे करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ता है, जैसे 4 इंटरव्यूअर्स रहते हैं, तो एक इंटरव्यूअर्स आपसे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पूछेंगे, जो कि काफ़ी बेसिक्स होते हैं, बेसिक से होते हैं, उसको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और सर एक करंट अफेयर्स के बारे में पूछेंगे, जैसे जो भी अभी चल रहा है जीडीपी के बारे में, और ये सब पूछ लेंगे। और एक थोड़ा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पूछ लेंगे, और एक बस वही थोड़ा वही मेरे से जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एमएससी में मेरे कौन से थे वो सब पूछा था। तो मैंने फिर बेसियन एनालिसिस और ये सब थोड़ा बताया था, स्पेशल के बारे में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर पूछा था। तो वही। और सर इंटरव्यू में हमारा एक डैफ फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसको हम्म, मतलब वो अच्छे से हमें मतलब उसके बारे में मतलब जो भी हमने उसमें लिखा है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, हमने जो लिखा है उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो हम्म। भी ऐसे करके सर। ओके, तो मतलब इंटरव्यू में मेनली वही 4 लोग आपने बताए होते हैं। तो एक तो कुछ सब्जेक्ट हाँ, नॉलेज पूछे जाते हैं, फिर हाँ, आपका जीएस चेक किया जाएगा, है ना? फिर डैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो पहले भरवाए जाते हैं जी तो सर। उससे पूछा जाएगा। एंड देन मतलब ये सब भी पूछते होंगे क्यों आईएएस बनना है, बाकी सर्विसेज हैं, ये सब ऐसा कुछ पूछते होंगे। हाँ सर, मतलब अब सबसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जिसका जैसा जिसका बैकग्राउंड रहता है सर। हम्म। तो जैसे अगर कुछ क्वेश्चंस याद हो जो लोगों को पूछे जाते हैं, जैसे आपको लगता है मतलब याद हो कुछ आपको या हाँ बाकी लोगों सर। को, जैसे हाँ सर, बिल्कुल। जैसे सर एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पूछ सकते हैं। मुझसे हम्म, भी पूछा था इस बार कि मतलब आपको क्या लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारे कंट्री में क्या अचीवमेंट, 2 ऐसे अचीवमेंट हो गए हैं जो ऑलरेडी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सर नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन के बारे में पूछ सकते हैं। ये सब हम्म, थोड़ा बहुत ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स साइट से पूछ सकते हैं। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स जैसे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, और फिर एप्लीकेशन क्या, टाइम सीरीज का एप्लीकेशन, वेदर फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, ये सब पूछ सकते हैं। तो सर ये सब पूछते हैं। और जीएस में क्या वो करंट जो चल रहा है वो पूछते होंगे, करंट में क्या चल रहा है, ऐसा कुछ जीएस में आपसे क्या पूछा गया था इसके सर रिलेटेड? इंटरव्यू में, हाँ हाँ। हाँ इंटरव्यू में, हाँ जैसे सर उस टाइम जीडीपी का एक तो था कि रिवाइज्ड जो ईयर आया था, बेस ईयर, उसके बारे में पूछा था। और इंटरव्यू इंग्लिश में या हिंदी में या बोथ, ये भी डिपेंड करता है सर, मैं आंसर ले सकती हूँ हाँ कोई लाइक वो ना, यस क्वेश्चंस ले यस सकती यस, हूँ। नो प्रॉब्लम, हाँ। हाँ, क्योंकि सर वो डाइवर्ट हो रहा है, मेरा माइंड होता है। हाँ, तो इंटरव्यू आपको इंग्लिश में भी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बोल सकते हो उनको कि आप इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहते हो, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती ठीक से बोलना तो आप इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। आप अपना जाके बोल सकते हो कि सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, तो यू कैन आंसर इन हिंदी ऑल्सो। हम्म। ओके। हाँ।
ठीक है, तो ये हो गया। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए होंगे सबके, ये जो पेपर्स हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जी सर, तो हाँ। उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं रहता है, मेनली ऐसा है नहीं सर। ना? हाँ सर, लेवल डिफिकल्ट नहीं रहता, बस वही थोड़ा ना मतलब लिखने का तरीका होता है, एक मतलब प्रैक्टिस चाहिए होता है लिखने के लिए, कि मतलब एक आंसर को कैसे लिखेगी जिससे सारा इन्फॉर्मेशन कवर भी हो जाए, ब्रीफली आंसर भी कर पाए हम लोग। तो ये एक चीज़ होता है मेनली आंसर ओके, तो राइटिंग। इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे लिखना चाहिए। सर जैसे एक क्वेश्चन अगर लेते हैं, व्हाट इज मल्टी कोलिनियरिटी अगर ले, तो मतलब और उसका मतलब कुछ अगर टेस्ट वगैरह की टेस्ट फॉर मल्टी कोलिनियरिटी, तो वो एकदम मतलब इधर उधर जाना नहीं है, मतलब आपको जो स्पेसिफिक आता है उसी को अच्छे से लिखना है, बस ठीक। यही रहता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, मतलब कोई क्वेश्चन है, तो पहले उसको डिफाइन भी करना होगा, ऐसा कुछ भी होता है कि पहले डेफिनेशन लिखने हैं, थ्योरम जो यूज, हाँ। नहीं सर, जैसे सैम्पलिंग सर्वे में अगर मैं बोलूँ तो हम्म सर जैसे उसमें ना बहुत सारे वो रहते हैं, मतलब एक जैसे वो वाई बार इसका मतलब सैंपल मीन, तो ये सब थोड़ा डिफाइन करना सही रहता है, हाँ क्योंकि हर जगह डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस होते हैं यूज, तो वो आई थिंक डिफाइन करना सही रहता है। हाँ, जहाँ अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको डिफाइन कर देना है कि नोटेशन, अगर यूनिवर्सल नोटेशन नहीं है तो आपको डिफाइन करना चाहिए, इवन है तब भी आप डिफाइन एग्जैक्टली। कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, यस। जैसे मान लो एग्जांपल के नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि म्यू मीन है, सिग्मा स्क्वायर है, बट इफ यू कैन हाँ राइट है ना, वेयर म्यू इज मीन, क्वेश्चन में देखो लिखा रहता है, चाहे आपको हाँ। पता हो नहीं पता हो, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा वहाँ स्पेसिफिक कोई पैरामीटर होगा तो लिखा रहेगा कि वो क्या है जी ना? सर। तो जी मतलब सर। उस तरह से नोटेशन को एक्सप्लेन करता है, अगर आपको यूज करते हैं, कोई रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो उसको आप लिख सकते हैं कि ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर। हम्म। तो बाकी स्टूडेंट साइड से जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं आप। तो मेनली हम लोग अभी आईएसएस डिस्कस कर रहे थे, मेनली इन्होंने बहुत कुछ बताया कि पेपर कैसे है, आईएसएस क्या होता है, क्या रोल है ना, कैसे प्रिपरेशन करना, हमने एक बेसिक चीज़ें डिस्कस की। थोड़े पीछे आए तो आपने आईआईटी कानपुर का जर्नी आपका कैसा रहा, वहाँ कोर्स करिकुलम कैसा है? सर मैं कहने को तो ऐसे एवरेज स्टूडेंट ही थी वहाँ पे, और मतलब क्योंकि मैं स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हूँ, तो सर जैसे मैथ्स, रियल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, ये सब मेरे लिए काफ़ी टफ था पास करना भी। तो हम्म सर मतलब किसी तरह पास कर लिया बस। तो सर वहाँ का कोर्स वर्क इतना मतलब टफ रहता है, इतना हार्ड वर्किंग मतलब रहता है कि वो हम्म। करने जाओ तो मतलब बस लगता है कि अब आगे कुछ भी हो कर लेंगे हैंडल लाइफ में। तो वैसे रहता है सर, तो बस यही हाँ, था। क्योंकि वहाँ काफ़ी करिकुलम अच्छा था। करिकुलम बहुत टफ है ना, टीचर्स भी पढ़ाते मतलब थोड़े टफ हैं, फिर वैसे पूछा जाता है ना? हाँ, पर तो टीचर्स लाइक प्रोफेसर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब वो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, वो उनसे हम्म ना जितना भी हेल्प मुझे ऐसे फील होता था आईआईटी जाने से पहले कि मतलब प्रोफेसर स्ट्रिक्ट होंगे या फिर ऐसे, बट प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग जितनी भी मतलब बाहर जाओ प्रोफेसर्स के पास हेल्प मांगने, वो हम्म। हेल्प करेंगे, लाइक ऐसे रहता है, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर्स रहते हैं। ओके, तो क्या क्या कौन कौन टीचर पढ़ाए थे आपको? सर शलभ सर हमें सैम्पलिंग पढ़ाए थे, और लास्ट में मल्टीवेरिएट एनालिसिस। और सर फिर नीरज सर ने हमें इन्फ्लुएंस पढ़ाया था। हम्म और द्युतिका मैम ने हमें कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग पढ़ाया था, और डेटा साइंस लैब मतलब आर प्रोग्रामिंग वाला चीज़ कराया था। और सर उसके अलावा अमित अमित सर ने हमें वो डेटा माइनिंग एंड एआई पढ़ाया था। और शर्मिष्ठा मैम ने हमें फिर वो पढ़ाया था, सर वो क्या, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, ये सब। हम्म। तो ये सब और मतलब ऐसे। अर्नब सर, हाँ सर, अर्नब सर ने हमें टाइम सीरीज फोरकास्टिंग और स्पेशल स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था। तो उनका टीचिंग अप्रोच क्या रहता है वहाँ पे, जो थ्योरेटिकल ज़्यादातर थ्योरेटिकल अप्रोच ही रहता है पढ़ाने का उनका, उन लोगों का, है ना? सर मतलब वो लोग बेसिक से समझाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को क्लियर हो, और जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो सॉल्व करने में हमें इजी हो, मतलब इजी तो नहीं बट हाँ मतलब एक अप्रोच अगर हमारा करेक्ट होगा, कोई भी अगर हम लोग बेसिक से समझे हुए हैं कोई चीज़ को, तो थोड़ा एडवांस लेवल का भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो वैसे रहता है हम्म अप्रोच। और सब टीचर्स का अलग अलग अप्रोच रहता था, जैसे कोई स्लाइड से पढ़ाते थे वैसे, हम्म। और कोई मतलब अपने नोट्स से पढ़ाते थे, तो सबका अलग अलग अप्रोच था। हाँ, फिर टीए भी होता होगा हर कोर्स में, टीए टीचिंग हाँ असिस्टेंट होते थे जो जी सर। ट्यूटोरियल्स सॉल्व करवाते थे, ऐसा? हाँ सर। ओके, ये रहा। फिर वहाँ क्या प्रोजेक्ट भी है सेकेंड ईयर में, ऐसा कुछ कोर्स प्रोजेक्ट या रिसर्च प्रोजेक्ट? सर रिसर्च थीसिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, डिसर्टेशन, थीसिस या प्रोजेक्ट जो बोलते हैं ना।
नहीं है? सर, थीसिस तो नहीं था, मतलब ऐसे कोर्स प्रोजेक्ट था। कुछ कोर्सेज में हमें प्रोजेक्ट दिए गए थे। जैसे द्युतिका मैम का रहता था कि उनको थोड़ा प्रैक्टिकल वाला चीज़ पसंद था, तो वो हम लोग को आर प्रोग्रामिंग में छोटे-छोटे डेटा को में काम करने के लिए देती थी। फिर लास्ट में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा-अच्छा डेटा हमसे, मतलब कंपनी का डेटा हमसे उसमें काम कराया था, पूरा ग्रुप बना के सर, तो वैसे रहता था। अच्छा, काफ़ी अच्छा था। मतलब हाँ कोर्स सर। के साथ ही कुछ काम दे दिया वैसे, पर्टिकुलरली हाँ एक सर। पर्टिकुलर कोर्स प्रोजेक्ट होता है 20 क्रेडिट का या 8 क्रेडिट का, 12 क्रेडिट का, जैसे सब्जेक्ट के हाँ, बदले प्रोजेक्ट होता है, तो वैसा नहीं है बॉम्बे में भी, हाँ। नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में भी कंपलसरी नहीं है, वहाँ है। ओके। हुँ। तो ये तो होगा आईआईटी, है ना, ये तो आपका हो गया आईआईटी की जर्नी। उससे पहले जैम में आते हैं, जैम में कैसे आपने कैसे प्रिपरेशन किए थे? सर जैम में, सर वो एक्चुअली मेरा तो पहले वो जैम का प्रिपरेशन ऐसे ही था कि मैंने आप मतलब हम आपसे लोग और ट्यूशन लिया था, तो सर तो उससे में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था। और मेरा मतलब क्योंकि मैंने बीएससी में भी पढ़ा था, तो थोड़ा हम्म। बहुत इन्फ्रेंस पढ़ना था, जो भी जैसे पढ़ना था वो सब टेस्ट सीरीज सॉल्व करके और थोड़ा मेहनत मेहनत करके वो हो गया था हो सर। गया अब था। पता नहीं सर, जैम बस हो गया अभी। हाँ, नहीं ठीक है, यही है लाइफ में, है ना, जस्ट ट्राई करते करते, है ना, चीजें हो रही हैं क्योंकि आप एफर्ट्स डाल रहे हैं एग्जैक्टली इसीलिए। सर। हाँ। चलिए, तो हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या चैट में कई सारे क्वेश्चंस आए हैं तो हम वन बाय वन रीड करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यस। जैसे, जी जी पूछिए, जिनको पूछना है अनम्यूट करके पूछिए। जी धीरज। यस। हेलो मैम। हेलो। जैसे मैम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में है क्या, कोई इससे पहले और भी अटेम्प्ट थे? नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मतलब अगर जैसे एमएससी और आईएसएस हम दोनों साथ करना चाहते हैं, तो हमें किस बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे दोनों को हम मैनेज कर सकें, ऐसा ना हो कि एक चक्कर में एक सही ना हो पाए। देखो, एमएससी कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़ा आईएसएस में भी रहेंगे। तो पहले से अगर आईएसएस का प्रिपरेशन करना है तो वो एमएससी के बाद ही लाइक करोगे, तो उसके मतलब क्या है ना कि जैसे तुम लोग नोट्स बनाते रहो कि जो भी एमएससी में कर रहे हो और वो आईएसएस का सिलेबस से मैच कर रहा है, तो पहले से नोट्स बनाते रहो ताकि मतलब प्रिपेयर रहो, उसको रिवाइज करते रहो। और आईएसएस का सिलेबस भी थोड़ा बहुत जैसे टाइम मिले तो कुछ एक्स्ट्रा भी है तो जो एमएससी में नहीं है उसको कवर करते रहो। मैम जैसे हम बीएससी किए हैं, तो बीएससी 3 साल में हमारा जितना आईएसएस का सिलेबस है, वो मतलब ओरली तो सारा सिलेबस है हमारे, जितना हम लोग 3 साल में पढ़ाया जाता है। बस ये है कि थोड़ा सा उसमें डीपली है, इसमें कम है। तो हम ओरली ऊपर से पढ़ चुके हैं, बट हमें अब जैसे एमएससी में हम करने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा डीपली पढ़ना था। हम क्या करें कि जैसे पूरा से जो बचा हुआ है उसको क्लियर कर सकें, मतलब पूरा कर लें। अब देखो, डीपली पढ़ना है तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तुम्हारा अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तभी तुम डीप जा सकते हो, राइट? तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, मैं यही बोलूँगी। और जो भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो प्रोफेसर्स की, अपने टीचर्स की हेल्प लो। जहाँ पे मतलब कोचिंग भी करते हो तो वहाँ से हेल्प लो, ऐसे करके मैनेज करना होगा। हम्म। और एक क्वेश्चन और था मैम, हाँ। जैसे मैम ऑप्शनल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऑप्शनल अगर हम ले रहे हैं तो? देखो, पहले तुमको तुम्हारा अगर मतलब बैकग्राउंड ऑब्वियसली स्टैटिस्टिक्स, मतलब यूजुअली लोग डेमोग्राफी और एसक्यूसी और मल्टीवेरिएट से ही चूज़ करते हैं। तो पहले तुम पीवाईक्यूज देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और तुम मतलब मैं बोलूँगी कि अगर तुम थोड़ा मतलब होता है ना कि डेमोग्राफी में क्या होता है कि थोड़े ना मतलब वैसे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वो तुमको याद रखने पड़ते हैं। तो वो वैसे तुम देख सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो कि तुमसे क्या हो सकते हैं, तो उस टाइप से थोड़ा देख सकते हो। और जो न्यूमेरिकली जो पेपर हैं हमारे 7 पेपर में से, एक मल्टीवेरिएट कोई पेपर आप बता सकती हैं, दो जो न्यूमेरिकली हो? हाँ, मल्टीवेरिएट थोड़ा मतलब न्यूमेरिकल भी होता है और मल्टीवेरिएट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं थोड़ा ना। अगर तुम पीवाईक्यूज भी देखोगे तो उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी है, न्यूमेरिकल। मल्टीवेरिएट क्योंकि थोड़ा न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पेपर है, दोनों ही है वो। तो तुम उसको मतलब वैसे हैंडल कर सकते हो कि मतलब हाँ, कि पीवाईक्यूज देख लिया, अभी तुमको दोनों तरफ से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं थियोरेटिकली भी प्रिपेयर्ड हूँ, न्यूमेरिकली भी प्रिपेयर्ड हूँ, मैं कर सकता हूँ उस टाइप से। थैंक यू मैम। ओके। हेलो सर। पूछिए जी, अमित जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर। थैंक यू। मेरा डाउट ये था कि मैंने यूजी में मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं था स्टैटिस्टिक,
और अभी मैंने मतलब देखा है अभी, और ये जैम का भी एग्जाम दिया था अभी, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ें कर रहा हूँ, और मेरा मेनली फोकस यही है कि मैं आईएसएस के लिए ही जाऊँ, उसीलिए मैंने ये जैम भी दिया था ताकि इन चीज़ों से फैमिलियर हो सकूँ। तो कहीं ये तो नहीं है कि मैं मतलब गलत जगह पे वो फंसा रहा हूँ कि मतलब थोड़ा टफ तो नहीं हो जाएगा? फाइनली ये पूछना चाह रहा हूँ। टफ नहीं होगा क्योंकि मतलब ना मेरे मतलब आईआईटी में जब मैं गई तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे थे मतलब जिनका स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड नहीं था, पर वो लोग आईआईटी आके भी उन्होंने प्रिपेयर किया, मतलब एमएससी किया, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा आईआईटी कानपुर में आके, फिर उनका आगे भी उनका जॉब में भी लगा हुआ। तो ऐसे करके मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, कर हो जाएगा। और आईआईटी में जाने के बाद तो मतलब थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर टफ रहता है, बस उसके बाद इजी, मतलब इजी तो नहीं बट हाँ मतलब एक हैंडल करने का कैपेसिटी आ जाता है, तो हो जाएगा। हाँ, जैसे ईशान आपकी क्लास में ही था ना, हाँ ईशान सर। शर्मा। तो ईशान हाँ शर्मा एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ, 11th-12th में मेरा स्टूडेंट रहा है। जब वो दिल्ली में 11th-12th में था तब भी मैंने ट्यूशन पढ़ाए थे उसको, उसमें 11th-12th में पढ़ाता था दिल्ली में। फिर वो जैम में मेरे से कोचिंग लिया था, वो मैथ्स ऑनर्स कर किया डीयू से, और वो फिर जैम एमएस क्वालिफाई करके आईआईटी कानपुर में गया, वो सर्वाइव कर गया होगा, मतलब एटलीस्ट डिग्री कंप्लीट कर लिया ना। हाँ, और हाँ वो सर, अभी वो आईएसएस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है करेगा ना। सर। हाँ, तो वैसा है। तो इस तरह से और मैथ बैकग्राउंड के बच्चे भी कर लेते, तो आप भी कर लेंगे, ये कहना चाह रहा हूँ बस मैं। और एक क्वेश्चन और था मेरा कि इसके लिए मतलब बेस्ट एनआईटी या फिर कॉलेज कौन सा रहेगा? जैसे मुझे लगता है कि आईआईटी तो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें देख रहा था। तो अभी एनआईटी, 6 महीने पहले तक मुझे पता नहीं था कि स्टैटिस्टिक भी कोई मतलब है। हाँ हाँ, तो वो मतलब बिल्कुल नया है ये मेरे लिए। तो ऐसा हो कि मतलब दोनों चीज़ें साथ हो जाए, एमएससी भी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाए, और उसके मतलब जो आईएसएस को टारगेट करे वो सब टॉपिक्स भी मेरे क्लियर हो जाए। तो ऐसा कोई वो बता सकते हो कि एडमिशन मुझे कहाँ लेना चाहिए अभी एमएससी में? तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स करना पड़ेगा। तो आईआईटी में 2 ही जगह एमएससी स्टैटिस्टिक्स है, बॉम्बे और कानपुर में, है ना, ये है। नहीं सर, आप एनआईटी भी रिकमेंड कर सकते तो हो उसके एनआईटी लिए। में एमएससी स्टैटिस्टिक्स कहीं नहीं है, ट्रिपल आईटी में भी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कहीं नहीं है। तो जैम के थ्रू सिर्फ आपको आईआईटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स मिलेगा, वो भी बॉम्बे और कानपुर में है। तो आपको सेंट्रल सर ये सीयूईटी, एनआईटी केयू इसके थ्रू नहीं होता क्या, जैम के थ्रू? नहीं, एनआईटी में एडमिशन होता है जैम के थ्रू, लेकिन जैम एमएस के थ्रू एडमिशन सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स में हो सकता है, एमएससी डेटा साइंस में हो सकता है आपका, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, एमएससी एआईएमएल है, इन सब कोर्सेज में होगा। स्टैटिस्टिक्स के नाम से कोई कोर्स नहीं है। ओके सर, ओके। तो आपको सेंट्रल सीयूईटी का एग्जाम देके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है, झारखंड है, हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। जी जी सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेरी है, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा एमएससी स्टैटिस्टिक्स लास्ट सेमेस्टर है, आप मुझे गाइड करोगे आईएसएस के लिए? ओके। तो देखो, पहले तो तुम्हारा जो कोर्स वर्क होगा, तो तुम आईएसएस के लिए कब, ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर शायद अपीयर करना चाहोगी। हाँ तो जी फिर जी मैम। हाँ तो बेसिकली वही रहता है यार कि एमएससी में जो भी पढ़े हो उसको अच्छे से पढ़ो, और कहीं मतलब होता है ना कि पास्ट ईयर्स पीवाईक्यू सॉल्व करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, बस यही। और जीएस की भी यूट्यूब वीडियोस मतलब ज़्यादा, मतलब स्टैटिस्टिक्स क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है, तो तुम जीएस भी पढ़ना चाहोगे, और जीएस के लिए यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री, थोड़ा पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा, और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। ज्योग्राफी थोड़ा पढ़ सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब थोड़ा पढ़ सकते हो। तो थोड़ा जीएस में मेहनत ज़्यादा है, बाकी तो स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो वो उससे हो जाएगा एटलीस्ट तुम्हारा प्रिपरेशन। मैम स्टैटिस्टिक्स से इतना डर नहीं लगता जितना इंग्लिश और जीएस से लगता है। ये सब बच्चों का है, ये स्टैटिस्टिक्स में जो भी बच्चे हैं ना उनका यही फियर है, मेन जीएस और इंग्लिश ही रहता है। तो ठीक है, मतलब वही बोलूँगी, स्टैटिस्टिक्स तो कर लो, हो जाएगा, बट जीएस के लिए भी तुमको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो चाहिए होता है। और ज़्यादा मतलब कोशिश करना कि मार्क्स स्टैटिस्टिक्स में आ सके, ताकि जीएस में उतना मतलब बस क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाई एटलीस्ट कर जाओ, तो ये एक चीज़ रखना, ठीक है। मैम ऑप्शनल में क्या चूज कर सकते हैं जैसे?
ऑप्शनल में डेमोग्राफी मैंने मल्टीवेरिएट चूज किया था, और मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं। अगर मैं अपना छोड़ के बाकी का बताऊँ तो ज़्यादातर लोग डेमोग्राफी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल और ये एक तुम्हारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस में से ही चूज करते हैं। तो मैम क्योंकि ऑपरेशन रिसर्च, हाँ, ऑपरेशन रिसर्च भी अगर तुमको उस सब्जेक्ट में अगर तुम्हारा मतलब फोटे है, तुमको अच्छे से आता है, तो तुम कर सकते हो ऑब्वियसली। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो एक्चुअली मैंने बीएससी कंप्लीट किया था, और बीएससी कंप्लीट करने के बाद वो स्टैटिस्टिक्स में ही किया था। मैं आईआईटी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, तो मुझे एमएससी ही करना था और स्टैटिस्टिक्स में ही करना था। और मैं गैप नहीं लेना चाहता था, तो इसलिए दूसरा ईयर में आईआईटी एग्जाम मैं नहीं दिया, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स अभी फाइनल ईयर है मेरा। तो ये बहुत मेरा लो कॉन्फिडेंस है कि मैं आईआईटी जा नहीं पाया और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। तो क्या आईएएस में क्लियर कर पाऊंगा? क्योंकि बहुत आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो बहुत सारे आईआईटीज में से आते हैं, और कुछ बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से आते हैं। सो क्या मैं कम्पीट कर पाऊंगा उन लोगों से? देखो तो तुम्हारा मैम ये हाँ, क्वेश्चन मेरा भी है सेम रिलेटेड। ओके, जिसका लो कॉन्फिडेंस है, देखो लो कॉन्फिडेंस रखने से तो होगा नहीं। बस मतलब किसी भी तरह, मतलब देखो अपना बेस्ट दो तुम लोग। ऐसे मतलब ये मत सोचो कि बाकी को अपने कंपटीशन में, मतलब तुम लोग को खुद को इम्प्रूव करना है डे बाय डे। तो वो टारगेट रखो कि हम लोग खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरों पे फोकस करोगे तो बहुत लोग हैं जो ऐसे एग्जाम देते हैं। मैंने भी जब जैम दिया था, आईएसएस दिया था, मेरे भी ये थॉट्स रहते हैं, सबके रहते हैं कि मतलब कैसे होगा, मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, ये रहता है। बट ठीक है, तुमको अपने को इम्प्रूवमेंट लाना है डे बाय डे, तो वो टारगेट रखो। और थैंक यू। देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे क्लियर किए हैं जो प्राइवेट से भी हैं, है ना, वैसे लोग भी क्लियर किए हैं। तो यूनिवर्सिटी देख के मतलब वो सिलेक्ट नहीं करते हैं ना, वो स्किल देख के सिलेक्ट करते हैं, नॉलेज देख के सिलेक्ट करते हैं ना, मार्क्स देख के एग्जैक्टली। सिलेक्ट करते हैं। सो जैसे आईआईटी से कोई किया है और आप प्राइवेट से कर रहे हो, स्टिल यू आर इक्वल टू यूपीएससी। उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आएगा? जब इंटरव्यू में आप खराब परफॉर्म करोगे तो आप, एग्जैक्टली। फिर आपको अगर आप आईआईटी वालों से बेहतर परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, रिटन टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लाते हो आईआईटी वालों से, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। सो डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, स्किल एंड नॉलेज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट और किसी को कुछ क्वेरी है पूछिए, जो चैट पे फिर आएंगे उसके बाद। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। I want to ask two questions. First question is that in multivariate, out of 100 marks, uh, it is one of the scoring papers and repetitive in nature. How much you expected and how much you got? Means we can score maximum in multivariate. I have listened from most of the Yes, sources. yes, you can get good marks in that, because मल्टीवेरिएट ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब सब पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एमएससी में हो चाहे बीएससी में हो, सब पढ़ते हैं। तो इसलिए ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसको चूज करना आई थिंक बेटर ऑप्शन है। तो हाँ, ऑन एन एवरेज कितने What is the बच्चे average स्कोर करते हैं, expect ये पूछना, कितने ऑन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन average एवरेज? expected score? एवरेज स्कोर तो देखो मतलब आई थिंक 70-80 आ सकता है, मतलब आसानी से एनीवन कैन गेट 70-80। And ma'am, in paper 2, how do you practiced the ISS level questions of computer and numerical analysis and the stats portion and ओके। official also? ओके, तो देखो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने उतना पढ़ा नहीं था क्योंकि मेरे लिए बहुत कम टाइम था। तो फिर तुम लोग थोड़ा आप देख सकते हो, तनुजित सर का नोट्स भी अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है कंपैरेटिवली। और फिर प्रोबेबिलिटी और इसके लिए ये सब बेसिक्स से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई हाथी घोड़ा नहीं आता कि मतलब टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो एकदम मीन मीडियन वाला क्वेश्चंस पूछते हैं, सीजीएफ, एमजीएफ ये सब पूछते हैं। तो ये सब में ध्यान दे सकते हो बेसिक क्वेश्चंस में, क्योंकि तुम पीवाईक्यूज देखोगे तो यही सब रहेगा। और न्यूमेरिकल एनालिसिस में सजेस्ट करूंगी पीवाईक्यूज ही फॉलो करो, क्योंकि वो उतना हम ध्यान से पढ़ते नहीं है बीइंग अ स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। तो मतलब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। Ma'am, any क्योंकि practice source for paper and paper 2 you recommend? you can follow fundamentals of applied statistics, and also like मतलब बेसिक से ही पढ़ो। और तनुजित सर के नोट्स, ये दो रेफरेंस मैं बोलूँगी।
Okay, thank you. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया तो अभी कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर रिवीजन, कि आपने कैसे फॉलो किया? जैसे हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अभी, तो उस हिसाब से। आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है, माइक के पास आके थोड़ा बोलिए। आई थिंक वो क्लियर पता नहीं चल रहा क्या पूछ रहे हैं ना। एग्जैक्टली हाँ हाँ सर। थोड़ा लाउड बोलिए या तो माइक के पास आके बोलिए। सपना दोबारा पूछ लीजिए। हाँ मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि जैसे आपने लास्ट ईयर एग्जाम दिया है तो उसके बाद जैसे अभी 2 या 3 महीने रहते हैं, तो उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी फॉलो की आपने फॉर रिवीजन के लिए? क्योंकि अभी हम सिलेबस वगैरह तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको हम रिवीजन वाले पोर्शन को हम कैसे कवर करें ताकि हम पीछे का भी ना भूलें और इस टाइप से, क्योंकि काफी पेपर है ना, तो ये क्वेश्चन है देख मैम। हाँ तो मैंने जैसे अब मैं अपना बताती हूँ अगर, तो मैं ना सुबह के टाइम थोड़ा पढ़ लेती थी, मतलब जो भी रिवीजन करने का है, कोई एक भी लास्ट ईयर का कोई भी एक पेपर उठाओ रैंडमली, उसको सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ सॉल्व हो रहा है, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भी पढ़ा है ना, रात को एक बार सोने से पहले उसको माइंड में एक बार रिवाइज कर लो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है आज, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे करके लास्ट मोमेंट में मेरा यही हेल्प किया था मुझे मेनली। ओके मैम। मतलब अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, सॉल्व कीजिए, सीखिए, जो नहीं आता है वैसे बता रहे हैं ना। जी सर। मैम मेरा सवाल ये है, जीएस आईएएस का तैयारी भी करता है, वो भी जीएस पढ़ता है, और इंडियन स्टैटिस सर्विस वाला भी जीएस पढ़ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लगता है दोनों का सेम ही है क्या? मुझे लगता है, मेरे नजर में दोनों सेम ही लगता है, तो आपके नजर में? नहीं नहीं नहीं, वो सेम तो नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे ना मतलब ऑब्वियसली आईएएस का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ होता है उसमें, और ये जो मतलब हमारा जो जीएस पेपर आता है वो उतना टफ नहीं होता। वो देखोगे तुम करंट अफेयर्स जो थोड़ा है वो उसी से पूछते हैं। एक मतलब ना उसमें जीएस में 4 सेक्शन रहता है, एक पॉलिटी का रहता है, एक हिस्ट्री का रहता है, एक ज्योग्राफी का रहता है, और एक थोड़ा बहुत ये करंट अफेयर्स का रहता है। तो ये 4 सेक्शन रहते हैं। अब तुम उसमें ज्योग्राफी मतलब 2 टॉपिक भी उठा लो तो वो कर लो क्वेश्चंस, तो ऐसे कर सकते हो। तो ये एक चीज़ रहता है, और बिल्कुल भी लेवल सेम नहीं रहता। आईएएस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और हम क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स के लिए एग्जाम है तो मेन फोकस हमारा स्टैटिस्टिक्स ही है। और मैम एक और सवाल ये है, तो जीएस में कौन कौन टॉपिक पढ़ना है ये नहीं लिखा हुआ है कहीं, हाँ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर देखते लगता है कि अच्छा ये है, तो अगला प्रीवियस ईयर पेपर देखते अरे डिफरेंट आ गया, फिर अगला देखते अगला डिफरेंट आ गया, तो कंफ्यूज है। तो कौन कौन टॉपिक पढ़ना है ये नहीं कंफ्यूज जाते, इसका कैसे क्लियर करेंगे? देखो ये चीज़ तो रहता है। अभी मैं बोलूँगी कि पॉलिटी और हिस्ट्री मतलब बेसिक पढ़ो, बेसिक जो भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, मतलब जो भी बेसिक्स पढ़ सकते हो वो। अब इतना जीएस पे फोकस नहीं करने लग जाना है कि स्टैटिस्टिक्स को छोड़ देना है, क्योंकि ये याद रखो कि जीएस में हम लोग को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रख के करो। ओके ओके मैम। हाँ, और मेन फोकस स्टैटिस्टिक्स ही रखो। ज़्यादातर ट्राई करो कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत स्कोर बन जाए, और जीएस में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ क्लियर हो जाए, वो वाला चीज़ रखो। तो जैसे जीएस और इंग्लिश के लिए मैम कुछ स्ट्रेटजी बता सकती हैं? जैसे कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको कैसे तैयारी करना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए उस पर, कितना टाइम? जीएस देखो, मतलब अगर तुम्हारा मतलब अगर 1 साल प्रिपरेशन को दे रहे हो, मतलब मिनिमम अगर 1 साल भी दे रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी कि सुबह के टाइम स्टैटिस्टिक्स पे फोकस करो जितना। मतलब एक मैं अपना टाइम शेड्यूल के हिसाब से बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ो और शाम को थोड़ा जीएस पढ़ लिया, वो भी बेसिक, उतना डीपली नहीं पढ़ना है। जीएस में कम ही फोकस करते हुए, मतलब इतना कि जैसे मान लो क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करना है ना, तो तुमको लगता है ये मतलब एक क्वेश्चन है, उसको तुम्हारा मतलब उस क्वेश्चन को तुम फुल आंसर नहीं जानते, मतलब थोड़ा बहुत जानते, तो वो भी लिख के आओ, ताकि उसमें कुछ मार्क्स मिले, जिससे तुम्हारा मिनिमम जो है वो कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ऐसे कर सकते हो कि सुबह के टाइम स्टैटिस्टिक्स पढ़ना, और शाम के टाइम थोड़ा जीएस पढ़ लिया। और इंग्लिश जीएस पढ़ोगे तो आई गेस इंग्लिश पे हो ही जाएगा, क्योंकि और या फिर थोड़ा बुक्स रीड कर सकते हो अगर ज़्यादा टाइम है तो प्रिपरेशन में वैसे।
जैसे मैम जीएस के लिए हमारे पास यहाँ आप वैसे यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे कुछ आप बता सकती हैं जो चीज़ें लिमिट हो, अच्छे हो, मतलब कि वहीं से देखें, हमें आईएसएस के लिए पूरा हो जाए, हमें कई जगह ना देखना पड़े। हाँ, तो जैसे मतलब कोई भी एक मतलब जो आईएएस का प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना, बाजीरामन रवि और विजन आईएएस, तो कोई भी एक मतलब एक पकड़ लो कि हाँ मतलब विजन आईएएस से मुझे प्रिपेयर करना है। वो करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स फ्रीली अवेलेबल होते हैं शायद, तो वो पढ़ सकते हो। और फिर उसके अलावा जैसे करंट अफेयर्स में तो ये हो गया, और फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लिया, वो नेट में थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी फॉर बिगिनर्स सर्च करोगे, बिगिनर्स वाला पढ़ लो, जिससे एक रफली आइडिया लग जाए कि हाँ कैसे क्या होता है। तो तो वही फिर वैसे प्रिपेयर कर सकते हो। मैम उसके पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सही है? हाँ, लक्ष्मीकांत सही है, बट वही है कि उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसको तुमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। थोड़ा पीवाईक्यूज एनालाइज करके देखना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मतलब क्योंकि देखोगे कि तुम ये कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब बेसिक चीज़ होते हैं। तो यहाँ से और करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ सकते हो कि जैसे करंट अफेयर्स में कुछ आर्टिकल 21 न्यूज़ में था, तो मैं आर्टिकल 21 में ज़्यादा ध्यान दे लूँ उस टाइप से, तो ये चीज़। और मैम जो इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम जो पढ़ाती हैं मैम, तो वो सही है? मतलब उनकी जो बुक प्रेफर करती है उसे तो बैंक के लिए ज़्यादा प्रेफर करती हैं, क्या उनसे पढ़ना आईएएस के लिए बेटर रहेगा, या इंग्लिश के लिए कोई टीचर आप सजेस्ट कर सकती हो? ठीक है। देखो, टीचर तो इंग्लिश के लिए मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊँगी, मुझे इतना नहीं पता है, बट इंग्लिश तुम जैसे ना, इंग्लिश में हमारा एक ऐसे वाला सेक्शन होता है और एक होता है वो प्रेसी राइटिंग। वो ना तुमको जैसे एक मतलब एक पूरा ऐसे मतलब कुछ एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको शॉर्ट में लिखना होता है, तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। तो ये सब ऐसे कर सकते हो, तुम खुद से पेपर थोड़ा एनालाइज करके कर सकते हो। इंग्लिश के लिए टीचर मैं मतलब मैं नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी, यू शुड आस्क समवन एल्स। ओके, थैंक यू। ओके, एक तो ये सिलेबस है जो इंग्लिश, और जिसको डाउट है मतलब वो ये लोग इतना डिटेल में तो नहीं लिखते हैं, बट ब्रीफली लिखे हैं ना कि इंग्लिश में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश, है ना। अदर क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड, है ना, वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड passages will usually be set for summary or precis। तो ये हो गया। देन जीएस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ करंट इवेंट एंड ऑफ सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन देयर scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study for any scientific subject. The paper will also include the question on Indian polity, including political system and the constitution of India, history of India, geography of the nature, which a candidate should be able to answer without special study। जो है ना, जो बच्चे आईएएस के लिए पूछ रहे थे, जो सिविल सर्विसेज हैं, तो उनका एक्चुअली ये एरिया उनको पब्लिक के साथ काम करना है, तो वहाँ है ना कंपटीशन ही बहुत ज़्यादा है, उनको बहुत कुछ पढ़ने हैं उसमें। आप लोग उतना ही पढ़ना, बट प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करो, यू विल सी कि क्या चाहिए। पिछले 10 साल का पेपर देख लो। हाँ, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो मैम एक डाउट हो रहा है, पूछिए। ये जीएस और इंग्लिश ओनली क्वालिफाइंग होता है या फिर इनके मार्क्स अपडेट होते हैं? बताइए। मतलब एडअप होते हैं क्या इनके मेंस के मार्क्स? फाइनल रिजल्ट आते हैं, उसमें जीएस, इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स 4 पेपर ये पूरा इंक्लूड होते हैं, आउट ऑफ 1000 आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं कि जीएस और ये इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, इसके काउंट नहीं होंगे मार्क्स मेंस में? नहीं नहीं, क्वालिफाइंग वो मतलब काउंट होते हैं, ऑब्वियसली काउंट होते हैं। काउंट होंगे। ओके, हाँ यही डाउट था। तो ठीक है, सो और देखते हैं चैट में थोड़े आते हैं। तो बाकी इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश का बता दिया है कि इंटरव्यू आई थिंक किसी लैंग्वेज में दे सकते हैं ना, जो प्रेफरेंस हो अपना। हाँ सर, वो हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पेपर 3 में सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है, या जो पहले आंसर आता है वो लिखे। मतलब इसमें क्या बता दिया आपने? मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे 1 2 3 क्वेश्चन है, तो ऐसा ही है कि पहले 1 2 3 में ही आंसर करने हैं, या फिर कोई भी पहले आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ है रूल? नहीं, एक्चुअली ना वो पेपर में क्वेश्चंस के नीचे स्पेस रहता है आंसर करने का, तो हाँ, वो उसी में करना पड़ेगा।
सर मुझे तो लगता है इसमें पेपर वेस्ट होते हैं सर बहुत सारे, क्योंकि हम लोग का ऑप्शंस रहता है और बहुत सारे पेपर वेस्ट जाते हैं, तो ये गलत ही है एक तरीके से। एक मतलब एक शीट भी दे सकते हैं लिखने के लिए हाँ, लेकिन उसी में स्पेस वो देते, क्वेश्चन के नीचे स्पेस रहता है, हाँ फिर क्वेश्चन पेपर वापस ले लेते हैं उसके साथ ना। ओके हाँ, क्वेश्चन पेपर दे देते हैं सर, क्वेश्चन पेपर अलग से रहता है और वो पेपर जो जिसमें आंसर लिखे हम लोग, वो क्वेश्चन नीचे आंसर लिखते हैं हम लोग। अच्छा ओके। तो पेपर थर्ड में लिखे हुए आते हैं सिर्फ क्वेश्चन, शायद पेपर फोर्थ में नहीं आते। अच्छा, तो फोर्थ में मतलब ऐसा रहता है ना कि मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ स्पेस दिया होता है, उसी स्पेस में लिखना है, या अलग से आंसर शीट मिलते हैं जैसे सेमेस्टर एग्जाम में कॉलेज में मिलता है वैसा? नहीं वैसे नहीं मिलता सर वो नीचे ही, मतलब पेपर 4 में भी ऐसे नहीं होता, उसमें भी स्पेस रहता है सब में। ओके, तो जो लोग एग्जाम दिए उनको पता होगा, तो मुझे हाँ, आइडिया नहीं है, ठीक है। सो एक दो एग्जाम दे के देखो, पता चल जाएगा जिन लोगों को नहीं पता है। सो ऑप्शनल पेपर्स में आप क्या लिए तो बता दिया पहले ही है ना, डेमोग्राफी एंड मल्टीवेरिएट। कंपैरेटिवली इजी या डिफिकल्ट कौन सा होता है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, मतलब फोर्थ करके, इनमें से? देखो अभी अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशन, तुमने ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो आई गेस वो पेपर 2 में आता है। तो आई थिंक मेरे लिए पेपर 3 और पेपर 4 इजी था, क्योंकि उसमें मैंने सारे टॉपिक्स पढ़े थे, और पेपर 1 में मुझे कंप्यूटर एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस उतने अच्छे से नहीं आते थे, और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स पेपर 2 में नहीं आते थे। तो मेरे लिए पेपर 1 और पेपर 2 ऑब्जेक्टिव पेपर ही ज़्यादा मतलब वो थे, क्योंकि मतलब उसमें मैं कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाती इसलिए। अच्छा, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मतलब जिसकी प्रिपरेशन मतलब अच्छी है वही मतलब ठीक है? हाँ ऑब्वियसली, हाँ। ओके ओके। तो ठीक है, अच्छा रोहित भी हैं, प्रोजेक्ट वाज इन इलेक्टिव, ठीक है। तो हेलो मैम। हेलो मैम, पेपर 4 में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अभी तक कोई सी और आर ऑप्शनल किसी ने नहीं लिया है, बट पेपर देख के तो लग रहा था डूएबल है। तो क्या मार्किंग उसमें बहुत बेकार होती है, या आपके जानने में कोई ऐसा कोई नोन है जिसने लिया हो सी और आर ऑप्शनल में? वो ज़्यादातर लोग जो मतलब स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से होते हैं वो लोग क्यों ही प्रेफर करेंगे कंप्यूटर लेना, राइट? तो वो लोग इसलिए मतलब इसलिए वो लोग वो ही लेते हैं, लाइक जो स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट है वही लेना प्रेफर करते हैं। मैम जनरली कॉलेज में सी और आर तो मतलब स्टैटिस्टिक्स में सारी कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और जो उसमें सी और आर हम लोग को आर जैसे पढ़ाया गया था, तो वो मुझे पेपर 4 लाइक मैंने देखा भी नहीं कंप्यूटर में क्या आते हैं, मतलब कंप्यूटिंग विद सी एंड आर जो भी, ये मैंने देखा भी नहीं इसमें क्या आते हैं। मुझे मतलब पता था मुझे डेमोग्राफी और मल्टीवेरिएट ही लेना है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा भी हुआ है और ऐसा था मेरा, तो वही। मैम जैसे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो कोई कोई तो आर में स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, तो एक पेज का कोड है, तो ऐसा है क्या कि अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं किया तो मार्क्स कम मिलते हो, इसीलिए शायद लोग प्रेफर नहीं करते, या मे बी हो सकता है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का कि मतलब यूजुअली लोग ज़्यादा, मैंने जितना भी लोगों से बात किया कंप्यूटिंग विद सी एंड आर, आई थिंक कम ही लोग प्रेफर करते हैं, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है। हेलो हाँ रोहित, कैसे हो भाई रोहित? गुड इवनिंग सर। अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो सर? हाय लक्ष्मी। हाय। Actually, I want to take this question which Shivam has asked. Actually, सर के भी एक सीनियर होते थे, सुजीत सर। हाँ सुजीत प्रधान जी, बॉम्बे मेरे सीनियर थे। कांटेक्ट कराया था सर ने, तो उन्होंने सी एंड आर लिया था, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो एक्चुअली मतलब उनका पेपर, उन्होंने भी बाद में यही बोला था अपने, जो उन्होंने डीकेटी पे इंटरव्यू दिया, कि अगर मैं कोई और ऑप्शन लेता तो शायद मेरा अच्छा हो जाता। तो मेरा एक क्लासमेट था जसविंदर, जो लास्ट ईयर जिसने आईएसएस ज्वाइन किया, उसने पहले अटेम्प्ट में सी एंड आर लिया था। तो सी एंड आर में एक्चुअली आपको पूरी एल्गोरिदम लिखनी पड़ती है, फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है, और उसके बाद कोड लिखना पड़ता है। तो वो काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, और अगर आपका कोड थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो इट्स डिफिकल्ट। एंड जैसे कि आपको सी का कोड लिखना पड़ता है, तो सी का कोड को बोल देते हैं आपको कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का कोड लिखो, एनोवा का कोड लिखो, वो काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई थिंक इसीलिए बाकी सब्जेक्ट प्रेफर करना इज गुड। तो ये रोहित एक्चुअली मैं बता दूं, रोहित एक्चुअली लक्ष्मी और रोहित क्लासमेट रहे हैं आईआईटी कानपुर में, है ना? तो उस समय देन रोहित भी हमारे बैच में थे, सो जैम के दौरान वैसा। सो अभी आई थिंक आप जॉब कर रहे हैं रोहित, है ना? बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अच्छा लगा आपसे बहुत दिन बाद मतलब ऐसे बात हुई, हम लोग पहले और यूजुअली डेली इंटरेक्ट करते थे जब क्लास होती थी, है ना?
तो ऐसा था, हाँ। Thank तो you, जी, जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है धीरज का आई थिंक पूछ चुके होंगे ये। आईएसएस और एमएससी दोनों एक साथ कर रहे हैं तो आप बता चुके हैं ना। जी देन नेक्स्ट है आईएसएस जीएस में टॉपिक के नाम नहीं लिखे रहते हैं तो कैसे पता चलेगा जीएस में क्या क्या पढ़े। तो ये भी आपने बता दिया था ना, आईएएस का जीएस और आईएसएस का जीएस दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, जी बाकी सर। रोहित ऐसे बता रहे हैं पेपर 4 में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो पेपर 4 में आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वो तो ऑपरेशन रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल्स, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, है ना, CNR एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो आपके पास ये टोटल 7 ऑप्शन है, 2 चूज करने हैं, है ना। तो 100 Yes. मार्क्स के मतलब ऐसा होगा, 100 मार्क्स का एक, 100 मार्क्स का, तो मिलकर 200 मार्क्स का। ओके, देन मनीष पूछ रहे हैं, ओके थैंक यू सो मच फॉर सच ए इंटरेक्टिव सेशन। सो जो मनीष बता रहे हैं कि आई हैव रिटन 7 क्वेश्चन अमॉन्ग देम 6 आर रिजॉल्व। अच्छा ओके ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है राज पूछ रहे हैं कि मैम वेरी हार्टली कंग्रेचुलेसन फॉर, ठीक है, माय क्वेश्चन इज दैट इफ अ पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईएसएस देन व्हाट इज अपर बाउंड ऑफ एवरी स्टेज लाइक completing syllabus and solving PYQ as work fill the time gap as per chat में है, वहीं से पढ़ रहा हूँ ना, Parkinson's law. So what should be idle time bound for completing each stage of preparation? अच्छा, ये किसी को समझ आया क्या कहना चाह रहे हैं? आई थिंक अपन कहना चाह रहे हैं कितना घंटे पढ़ना है, ऐसा कुछ। देखिए चैट में लिखा होगा राज के नाम से ना। What should be idle time bound for completing each stage of preparation? अच्छा, देखो हाँ, तो मतलब तुम एक एक पेपर को, मतलब तुम 2 पेपर भी साथ में कर सकते हो प्रिपरेशन। तो उसके लिए आई थिंक मिनिमम तुम्हारा 1.5 years इज एनफ कि हाँ, और ईच पेपर को टाइम देना इज लाइक कि मतलब तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको तुम अच्छे से प्रिपेयर और कर सकते हो, या फिर कौन सा सब्जेक्ट वीक है उसको ले सकते हो। इस टाइप से टाइम बाउंड होना चाहिए हर एक टॉपिक के लिए। तो मतलब कितने, ऐसा कुछ अगर बताया जाए कितने महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर कोई बच्चा खुद से प्रिपेयर कर रहा है, मान लीजिए डिफरेंट रिसोर्स से, किताब से, या है ना जो मटेरियल जैसा आपने बताया कि तनुजीत सर का है या फिर सलफ सर के नोट्स हैं, ये सब अवेलेबल है ऑनलाइन, और भी है ना नोट्स अवेलेबल हैं। तो क्या टाइम बाउंड हो सकता है, मतलब ये पूछना है कितना टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा ये 5 पेपर, 6 पेपर हो गए ना, 6 पेपर जी टोटल। सर। हाँ सर, तो सर जैसे मतलब मेरे हिसाब से 1.5 year इनफ है, प्रोवाइडेड कि वो फुल टाइम दे रहा है प्रिपरेशन को कोई भी एक स्टूडेंट। तो क्योंकि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सारे पेपर्स देन, है ना। हाँ, क्योंकि मतलब सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से नहीं होगा, तुमको मतलब अच्छे मार्क्स चाहिए होंगे अगर सच में लिस्ट पे नाम आना है कि टॉप 28 में ऐसे आना है तो। जी, फिर नेक्स्ट मनीष पूछ रहे हैं कि आर यू हैप्पी फॉर व्हाट यू अचीव्ड बिकॉज समहाउ आई वाज गॉट प्लेस्ड इन बैंक एज अ डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम कैंपस। क्योंकि मनीष भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो मनीष का मैं थोड़ा सा बताया तो बस, मतलब ही इज डूइंग वेल इन लाइफ, कॉर्पोरेट में है बट उनको मज़ा नहीं आ रहा, सो ही वांट टू स्विच हिज करियर, है ना, तो इसीलिए थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो हाँ। बाकी IIT तिरुपति से उन्होंने MSc किया हुआ है एंड अभी अच्छा कर रहे हैं, बट ये चाहते हैं कि थोड़ा एक्सप्लोर करें RBI ISS को भी, तो इसीलिए आपके सेशन में है। हाँ, तो जैसे मैंने ना इंटर्नशिप भी किया था एक्सेंचर में, एंड 2 मंथ्स का इंटर्नशिप मैंने मुझे IIT के कानपुर की तरफ से मिला था इंटर्नशिप करने का मौका। तो वो मेरे लिए मतलब ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। जेन AI फील्ड में मैंने काम किया था, तो मेरे लिए भी ना उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मैंने स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा पढ़ा है, तो अभी जेन AI फील्ड में मेरा कोडिंग उतना अच्छा भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसलिए मतलब तो मुझे लगता है कि जिसका कोडिंग अच्छा नहीं है उसके लिए आई गेस ISS इज मच बेटर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट यू वर्क अंडर अ मिनिस्ट्री, तो उसके मतलब थोड़ा रिपोर्टिंग करना ये सब भी रहता है, अलग अलग वर्क रहते हैं, तो उसमें तुम कर सकते हो। और यस आई एम हैप्पी, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी। मतलब मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा था तब मैं अपसेट थी, पर अभी मुझे लग रहा है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो प्लेसमेंट का आप बताइए, क्या आपके बैच का क्या प्लेसमेंट का स्टैटिस्टिक्स रहा अराउंड, सबका प्लेसमेंट हो जाता है या कैसे क्या रहता है?
सर कुछ लोगों को तो पीपीओ मिला था और सर जैसे प्लेसमेंट में कंपनीज इस बार आई थी तो सर वही रहता है कि मतलब हुआ था स्टूडेंट्स का काफ़ी मतलब अच्छा प्लेसमेंट हुआ था जिन लाइक बस जिनका सीपीआई थोड़ा नीचे था 6 से नीचे मतलब 6.56 के ऊपर नीचे 7 से नीचे, तो उनका वैसे था कि जैसे कोई अच्छी कंपनीज में नहीं उनको बैठने का मौका मिला, वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो देते हैं वो देने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे रहता है। तो आईआईटी में ये भी एक चीज़ रहता है, सीपीआई हमें मेंटेन रखना पड़ता है ताकि मतलब एक अच्छी कंपनी में हमें एप्टीट्यूड टेस्ट देने का मौका मिले और हम इंटरव्यू तक पहुंच सके। तो एक तो पहला स्टेज होता है, आप रिज्यूम सबमिट करेंगे, फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ। इंटरव्यू में कई राउंड्स टेक्निकल और जो भी है ना एचआर और ये सब राउंड्स होते हैं अगर है तो, एंड देन सिलेक्शन होता है। और प्रोजेक्ट्स भी करना पड़ता है, मतलब अगर आपने बीएससी में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो अपने रेज्यूमे में। फिर एमएससी में जाके आपने जो प्रोजेक्ट्स करोगे कोर्स प्रोजेक्ट या फिर अपने खुद से, तो वो भी अच्छा प्रोजेक्ट्स ऐड करो। हर एक मतलब होता है ना जैसे टाइम सीरीज का और लीनियर मतलब रिग्रेशन का पूरा ये सब प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हो। मशीन लर्निंग के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम वाले ये सब कर सकते हो, तो ये एक चीज़ है। ओके, तो आपने अच्छा रोहित आई थिंक है, तो रोहित बता पाएंगे कि जैसे कोई बच्चा अभी एमएससी मान लो एडमिशन ले रहा है फॉर एग्जांपल आईआईटी में, या आप भी बता सकते हैं लक्ष्मी, अभी जैम क्लियर किया इस साल एडमिशन लेना है, तो 2 साल में ऐसा क्या करे कि उसके अच्छे प्लेसमेंट्स हो जाए? क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि इस पे ध्यान दो? जैसे सीजीपीए बताया इन्होंने, है ना, एक तो सीजीपीए, और क्या कर सकता है बच्चा 2 साल में? सर एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपका आईआईटी में हो रहा है, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, बिकॉज आप जैसे ही आईआईटी में घुसते हो आपका जुलाई एंड में एडमिशन होगा और अगस्त एंड तक आपका रिज्यूमे सबमिशन होगा इंटर्नशिप के लिए, तो एकदम से आप बाहर बहुत रिलैक्स होकर लाइफ बहुत तेज रहेगी आईआईटी के अंदर जाते ही। तो वो सारी चीज दिमाग में रखते हुए लाइक आई थिंक फॉर दीज थिंग्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर वेरी गुड। वो आपको पहले से गाइड कर देते कि आपको वहां पे जाके ये सब कुछ मिलेगा, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हो। तो जैसे अगर आपको आइडिया लग गया कि आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगी, तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि अपना थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी रखो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। सपोज 2 फैक्टर होते हैं, एक आपकी कम्युनिकेशन, एक आपकी टेक्निकल स्किल्स। अगर आपकी टेक्निकल स्किल्स आउट ऑफ 10 लेट अस से दे आर 9 एंड बट इफ you can communicate out of 10 only like 3 points you are getting, so overall you will be just 3 only। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आपकी टेक्निकल स्किल्स ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि इन स्टैटिस्टिक्स वी हैव टू डील विद क्लाइंट्स, वी हैव टू एक्सप्लेन द थिंग्स टू द क्लाइंट्स, वी आर नॉट जस्ट डूइंग सम कोडिंग। हमें कोड के साथ साथ हमें इंटरप्रिटेशन भी पता होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, आपको उस चीज के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। मतलब धीरे धीरे इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं कि आप आईआईटी के अंदर चले गए उसके बाद जाके आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी से ही कम्युनिकेशन के लिए तो आपको अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, धीरे धीरे बात करो। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू कैन स्पीक इन हिंदी ऑल्सो, बट आपको अपने थॉट्स कन्वे करने आने चाहिए। और बाकी चीज़ तो अगर आप इंस्टीट्यूट में हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में हो, वहाँ का बैच मैटर करता ही है कि आपके पास आईआईटी का बैच है, तो वो चीज़ तो इन्फ्लुएंस करती है कि किसी न किसी रिक्रूटर को आप प्लेसमेंट में बैठोगे। 10 रिक्रूटर आते हैं। अगर आपकी 7 सीपीआई भी है, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई गॉट 6.7 सीपीआई में फर्स्ट सेमेस्टर, जो मतलब मेरे को नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंप्रूव किया, सेकंड में 7 आई, फिर थर्ड में 8 आई, फिर 8.5 आई, ऐसे करके इंप्रूव हुई। तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है अगर आप कंटिन्यूसली काम करो, और वो चीज़ प्लेसमेंट में दिखती है। वो आईआईटी वाले आपको सिखा देंगे, आपको स्टैट्स वो लोग सिखा देंगे, पर आपको कन्वे करना आना चाहिए। तो ये चीज मुझे लगता है इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कम्युनिकेशन हो गया, सीजीपीए हो गया, ये प्रोसेस में क्या क्या चीज फैक्टर्स है? मान लो सीजीपीए कम है तो कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी, एक तो ये बैरियर हो गया, तो और क्या क्या बैरियर्स हैं जहाँ पे बच्चे फंसते हैं? जो प्लेसमेंट नहीं होता तो क्यों नहीं होता है? जिन बच्चों का नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? सर एक्चुअली मतलब अगर हम जो हमारे कंट्रोलेबल्स हैं अगर हम उन पे ध्यान दें, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप एमएससी कर रहे हो आईआईटी से, बाकी बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है वैसे ही। बट हमारे हाथ में चीजें हैं कि अगर कंपनी आ रही है तो हम क्या करें। तो आपको थोड़ा सा मतलब एक तो अपना रिज्यूमे सबसे अच्छा प्रिपेयर करो कि आपके रिज्यूमे, क्योंकि दैट इज योर फेस। वो आपकी शक्ल नहीं देख रहे हैं, वो कुछ और नहीं देख रहे, आपका रिज्यूमे देख रहे हैं सबसे पहले रिक्रूटर आ रहा है। तो आपके हाथ में अपना सीपीआई है, आप सीपीआई इंप्रूव करो, ठीक है। वो अगर मान लो जितना भी चलो हो गया, उसके बाद आता है आपके प्रोजेक्ट्स। आपके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं,
प्रोजेक्ट की आपको कितनी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आपने बस प्रोजेक्ट बनाया और उनको डाल दिया, बस उनके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। क्या होता है कि अपने रिज्यूमे प्रोजेक्ट डाले हैं तो उनका लिंक हम हमारे मतलब गिटहब से लिंक करते हैं उसको, कि हम उसका लिंक होता है जो सीधा गिटहब से कनेक्टेड होता है। तो अपनी गिटहब प्रोफाइल को बहुत अच्छे बनाओ ताकि रिक्रूटर उसको देखे तो लगे नहीं देयर इज समथिंग इन दिस कैंडिडेट, वो आपको सोचे आपके बारे में। तो मतलब रिज्यूमे सबसे जरूरी चीज है। और उसके बाद जब आप एक बार इंटरव्यू में पहुंच जाते हो तो उसके बाद आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीज ही ज्यादा मैटर करती हैं। और आपको मतलब सोचने का तरीका कि आप चीजों के साथ कैसे डील करते हो, जो डे टू डे लाइफ में हम करते हैं उन चीजों के अगर ऊपर हम ध्यान दें तो वो चीजें इंटरव्यू में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिख जाती हैं। आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे लक्ष्मी? बेसिकली प्रोजेक्ट्स जो हम देते हैं सीवी में उसके बारे में हमें A to Z पता होना चाहिए। मतलब वो लोग एकदम डिटेल में जाते हैं प्रोजेक्ट के कि कैसे किया, क्यों ये यूज़ किया, यही क्यों यूज़ किया, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो जो प्रोजेक्ट का डिटेलिंग है वो करना पड़ता है जैसे कि रोहित ने बताया। और उसके अलावा मुझे लगता है कि मतलब ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल एक चीज़ होता है, तो ये सब चीज़ ओवरऑल मैटर करती है प्लेसमेंट के लिए। तो एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल है, रिज्यूम है ना, ये है। बाकी बहुत सारे फैक्टर है, मार्केट रिसेशन चल रहा है, मार्केट में लो है, उस तरह से है। आईआईटीज में ओपन, कई कंपनी ओपन टू ऑल होती हैं, तो वहाँ बीटेक वाले, एमटेक वाले, एमएससी वाले, है ना, सब होते हैं। तो उनमें फिर कंपटीशन आपका रहता है उनके साथ। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैट में उस पर आते हैं। सो जिंगराज वाज आस्किंग वन मोर क्वेश्चन, what are the more thing we can do as there is always room for improvement? So what could you suggest from your attempts or experience that the things we should avoid and add on so that we can do best? मतलब वही ISS के लिए क्या क्या ऐसा बेहतर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है, और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? मतलब एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना कंपल्सरी है, क्योंकि मतलब हर एक क्वेश्चन का ना जो भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, ये एक चीज़, आंसर राइटिंग करना। और इसके अलावा मतलब पेपर 1 पेपर 2 में जल्दी मतलब होता है ना एक एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना, क्योंकि मिस्टेक जो नेगेटिव मार्किंग होते हैं वो भी एक चीज़ रहता है। तो ये सब भी देखना, थोड़ा ये सब कर सकते हो। और जो नहीं करना है ऑब्वियसली मतलब जो आंसर्स नहीं आते, जो पहले आते हैं उनको करना, और जो मतलब यही सब है। सो नेक्स्ट है, आई थिंक मनीष आप हैंड रेज कर कुछ पूछना चाहते हैं? Yes, sir. जी, Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Hi, Lakshmi. So, just to add one thing, like as already you answered that question, just add one point. Like how official statistics you work, like your work involve data analysis or versus your policy work? Can you repeat the question? Yeah, sure. So, in your daily basis of your weekdays, like so how your work involves data analysis or the policy work? How your work डेटा एनालिसिस कैसे यूज होता है पॉलिसी वर्क के लिए, ये कहना चाह रहे हैं? राइट सर। कि जैसे आप जॉब, अगर आप अभी इनका ट्रेनिंग हाल ही अप्रैल से शुरू है। सो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जॉब, ये पूछ रहे हैं जॉब के दौरान डेटा एनालिसिस कैसे हेल्प करता है पॉलिसी वर्क में, या अभी प्रेजेंट में? Like my current role here is as a data scientist. अच्छा, आप डेटा साइंटिस्ट अभी हैं जी। So the question basically is like कि ये पॉलिसी वर्क में जो काम होता है, मतलब जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में काम होता है, डेटा एनालिसिस को कैसे इंप्लीमेंट करते हो? अच्छा, मतलब ओके, आप ये सोच रहे हैं, मान लीजिए आप अगर आईएसएस में आते हैं तो आप जो आपके पास अभी स्किल है वो कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आईएसएस में, इस तरह से कुछ। तो मतलब ये पूछना है डाटा कैसे यूज हो सकता है पॉलिसी वर्क में, या जो हम है ना आईएसएस का जॉब रोल है उसमें कैसे यूज हो सकता है? देखो, ये डिपेंड करता है कैसा डेटा है हमारे पास, कैसा डेटा और उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब इतना तो मतलब पॉलिसी वर्क के लिए जो भी मतलब किस टाइप का डेटा, उससे हम लोग क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, और कैसे हम लोग जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एक ठीक से बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करना। तो ये एक चीज़ होता है। हाँ, मतलब देखिए ये जैसे बता रहे हैं मनीष, आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि आपके पास जो स्किल है, जब आपके पास टास्क आएंगी सो यू विल यूज योर ओन वे। जैसे जिनके जो पहले से नहीं ये जॉब कर रहे हैं, सो दे विल लर्न और दे विल टेक हेल्प ऑफ समथिंग, और उस टाइम पे सीखेंगे। आपको हेल्प तो करेगा। मेनली है कि जब भी बहुत सारी है ना पॉलिसी मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज़ है। जो भी आप देखते हैं
कहीं पे कोई मतलब कोई पॉलिसी बंद करनी है या चलानी नहीं चलानी, जैसे एग्जांपल के लिए अभी पीएमआरएफ शुरू हुआ था 19 में, अभी एक साइकिल आई थिंक 24 तक चला, फिर शायद अभी पॉज कर दिया गया है ना, आप ही शायद बता रहे थे ना, सो पॉज कर दिया गया है पीएमआरएफ को, क्योंकि वो रिव्यू के लिए 5 साल चलाया गया था। अब उस पर रिव्यू हो रहा है, उस पर एनालिसिस किया जाएगा, देन कंक्लूजन होगा कि फर्दर कंटिन्यू करना है या स्टॉप कर देना है। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसका एनालिसिस तो जनरली डेटा के थ्रू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही होता है, या अगर कोई भी AI/ML लगाएंगे तो बैकग्राउंड तो स्टैटिस्टिक्स ही है उसका, तो इसमें हेल्प करेगा। तो जब आप जॉब रोल में आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिवली आप यूज़ कर पाएंगे, है ना, ये चीज़ें हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में भी मान लीजिए कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का लोग आता है, काम तो वो भी कर रहे हैं, अगर कोई टेक्निकल पर्सन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, IAS की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है टेक्निकली, और जिन पास नहीं है फिर वो अपने तरीके से हैंडल करते हैं, वो चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो विनोद पूछ रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, व्हाट इज द कास्ट रिजर्वेशन परसेंटेज इन UPSC ISS? आई एम नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज एक्सप्लेन। आई थिंक रिजर्वेशन पॉलिसी तो गवर्नमेंट की क्लियर रहती है ना, कितना 27% OBC का होता है, ऐसे कुछ क्लियर है ना रिजर्वेशन का कुछ परसेंटेज? जी सर। हाँ, वो आई गेस क्या है, एक बार देख ऑनलाइन कर लो पता चल जाएगा, ये तो फिक्स है, हर सर्विस में सेम रिजर्वेशन वो है, परसेंटेज है, रिजर्वेशन परसेंटेज इज फिक्स्ड कि भाई कितने % OBC रहेगा, कितना SC, कितना ST, कितना EWS, ये फिक्स्ड है, हर सर्विस में फिक्स्ड है। सो सर एक्चुअली उनका थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब लास्ट ईयर जो ब्रेकडाउन था वो थोड़ा सा अलग था, जो नॉर्म्स है उसके अलग हिसाब से, तो अब की बार भी कुछ अलग हो सकता है। अच्छा, ऐसा है क्या? वो Yes, कभी एडजस्टमेंट ऐसा करना पड़ता है, वैसा कुछ हो सकता है मे बी, है ना? वैसे लास्ट ईयर आउट ऑफ 35 ST की कोई सीट नहीं थी एंड SC की एक ही सीट थी। ओह अच्छा, तो 15% के हिसाब से SC की 4 सीट होनी चाहिए थी, 3 या 4, ST की 1 या 2 सीट होनी चाहिए थी। हाँ वैसे होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ना रोस्टर बोलते हैं, इतने गवर्नमेंट रोस्टर निकालती है भाई, इतने चाहिए। सो मे भी हो सकता है पहले फिल हो गई हो, या उसके पीछे कुछ स्टोरी होगा ऐसे, मतलब कोई आई मीन रीज़न होगा, ऐसा नहीं हुआ है तो जनरली जो रहता है कि, है ना, रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है आई थिंक कभी ना वैकेंट सीटें के अकॉर्डिंग भी होता है, कितनी वैकेंट है उसके अकॉर्डिंग भी निकलती हैं, मतलब ऐसा जैसे फ्रेश रिक्रूटमेंट है कि मतलब कोई सीटें नहीं है तो अब मुझे 100 सीटें निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा ना कि जनरली क्या है, जैसे SC के लिए 15% जैसे बता रहे थे, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है, EWS 10% है, बाकी अनरिजर्व में 40% अराउंड है ना, वो आ जाता है। सो ऐसा है, लेकिन जैसे पहले कितने सीटें हैं, कौन सी सीटें खाली हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है पहले फर्दर डिसाइड होता है ना। जैसे आप कहीं देखते होंगे OBC की 4 वैकेंसी बाकी कैटेगरी की है ही नहीं, तो उसकी वजह शायद ये होता होगा कि OBC की सीटें वैकेंट होंगी, है ना। जैसे आजकल वो मार्केट में, जैसे अभी राहुल गांधी का स्पीच सुनेंगे, बताते हैं ना कि ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग ही सिस्टम में हैं, लोअर क्लास वाले नहीं हैं, और ये आपको दिखता भी है सिस्टम, जैसे इंडिया में IIT में रहे हैं तो आप देखेंगे ज़्यादातर अपर कास्ट वाले भी दिखते भी हैं, तो उसकी वजह है कि एक तो लोग पहुँचते नहीं है, जो भी है। तो जैसे ये रिजर्वेशन का आप बता रहे थे ना, उसकी स्टोरी ये होगी शायद कि उनकी सीटें वैकेंट होंगी, या कोई स्टोरी होगा जो कि मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ। बट गवर्नमेंट का एक फिक्स वो है कि इतनी, है ना, जो सिस्टम में अगर इतने लोग हैं तो इतने % OBC होंगे, इतने ST होंगे, जैसे मैंने बताया 27% अराउंड OBC होंगे, 15% SC होंगे, 7.5% ST होंगे, बाकी 10% EWS हो गया, और बाकी जो बचे वो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जनरल कैटेगरी रिजर्व नहीं है, जनरल कैटेगरी में कोई भी कास्ट आ सकता है, ये अनरिजर्व बोले उसका, है ना, ये है, तो वैसा है। और जो है जैसे नवल का होगा ना, ISS के साथ गेट नेट का भी पेपर दिए थे या सिर्फ ओनली ISS? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है। ओनली ISS। तो हेलो जी पूछिए। अच्छा, हेलो दी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है जी। दी, हम ना प्रिपेयर कर रहे थे, तो हमें इंटरव्यू से बहुत डर लगता है कि कुछ लोगों के बड़े कम नंबर देते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नंबर देते हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि इंटरव्यू के लिए स्पेशली, क्योंकि यहाँ थ्योरी तो पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में लिखा है, पर इंटरव्यू नहीं कर पाते हैं हम, तो उसके लिए पूछना चाह रहे थे आपसे। देखो,
इंटरव्यू के लिए मेनली कम्युनिकेशन स्किल ऑब्वियसली मैटर करता है, तो वो अच्छा रखो और ना ज़्यादा मतलब बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, कि ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ मतलब अलग से दिखाना है, खुद को जैसे हो वैसे दिखाओ कि हाँ मतलब मेरे को इतना नॉलेज है, जो भी आता है। और ना कोई आंसर नहीं भी आता है तो बोल दो आई डोंट नो अबाउट दिस, आई लर्न अबाउट दिस, ऐसे करके कुछ भी। तो ये चीज़ एक होता है बोलने का सही तरीका, ऐसे नहीं। और ये भी नहीं आई डोंट नो अबाउट दिस, आई लर्न अबाउट दिस, ऐसे बोलना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर टू द पॉइंट आंसर करो, बस यही। और फिर जैसे स्टैटिस्टिक्स खाली पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर्स में भी क्योंकि पूछते हैं वो लोग, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स भी पूछते हैं, तो जितना हो पा रहा है करो खुद से। और फिर इंटरव्यू का मतलब अब जैसे रहता है वैसे मतलब एक रहता है कि मतलब एसडीजीज के बारे में पूछ लिए तो वो बताना है, वो सब बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आंसर करना होता है, तो वो सब आना ही चाहिए, ऐसे मतलब होता है। इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था अभी आप कह रहे थे कि दोनों मीडियम में हम इंटरव्यू दे सकते हैं, तो मैम हम सुने थे किसी टीचर से जो अभी कई सालों से इसकी आईएएस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो बोल रहे थे कि वो बायसनेस करते हैं, मतलब बच्चों के साथ जैसे जो हिंदी मीडियम के रहते हैं उनके साथ नंबर अच्छा नहीं देते हैं। क्या ऐसा है कुछ, जो हिंदी मीडियम से दे रहा है उसका नंबर सही नहीं मिलते हैं इंटरव्यू में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा, मतलब पर्सनली, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर तुम अपना बेस्ट दे पा रहे हो इंटरव्यू में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, तो आई थिंक लैंग्वेज मैटर नहीं करता मेरे मतलब इंटरव्यू के लिए मैटर नहीं करता, आई गेस। आई थिंक दिस शुड चीजें नॉट जो हमें नहीं करनी चाहिए या इग्नोर करनी चाहिए इंटरव्यू में, जो बहुत आपने फॉलो करी हो आपके टाइम पर, जिससे आपको इतना अच्छा मार्क्स मिला, तो कुछ ऐसा क्या इंटरव्यू में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये पूछ रही हैं। इंटरव्यू में मतलब ऑब्वियसली जो आंसर आते हैं उनको प्रॉपर्ली आंसर करो, और जो नहीं आते हैं तो बोल दो कि लाइक आई विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक, ऐसे करके जो भी। तो यही एक चीज़ होता है। और फिर मतलब बी ऑनेस्ट विद द इंटरव्यूअर, और जितना जो डैफ में लिखा है उसको अच्छे से तैयारी करो कि हाँ, क्योंकि डैफ से भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही, सिंपल एंड सोबर, ये चीज़। अभी आप भैया रोहित भैया आप कुछ बता रहे थे, आप बताइए। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि दैट शुड नॉट बी योर कंसर्न कि वो हिंदी वालों के नंबर देते हैं नहीं देते हैं, मतलब वो हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर उन्होंने प्रेफरेंस डालने को बोला है कि आप दोनों में दे सकते हो, तो यू शुड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। अगर वो दे रहे हैं नंबर नहीं दे रहे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है ना, किसी ने कुछ बोला, दैट शुड नॉट मैटर। आप जिस चीज में अगर आप कंफर्टेबल हो, आप उसी चीज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से तैयारी करो। ऐसे ना सोचो कि वो देंगे या नहीं देंगे नंबर। तो मुझे लगता है वो ज्यादा कंसर्न वाली चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो तो इंग्लिश में प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम होती है तो देन प्रिपेयर इन हिंदी एंड जस्ट डिलीवर इट देयर। ओके। और एक था कि इंटरेस्ट पे था, मतलब पूछते हैं कि आपका किस में इंटरेस्ट है। किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट ही ना हो, तो जैसे उस लायक ना हो कि जैसे क्वेश्चन पूछ सके, तो क्या जरूरी है इसको बनाना? हॉबी की बात कर रहे हैं, हॉबी का? अच्छा हाँ जी जी सर। हॉबी एक्चुअली देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, आप बोलोगे कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, तो डू यू थिंक यू आर फिट फॉर बीइंग एन ऑफिसर? मतलब काम के अलावा कुछ तो करोगे ना, जैसे वॉक, कोई मतलब किसी की वॉकिंग हो सकती है, तो वॉकिंग से वो हो गया इस टाइप का, या कुछ गाने जी तो सर हम क्या बताएंगे इसको, बताएंगे कि वाकई करना हमारा ये है, मतलब हॉबी हाँ, है। लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ They don't have any problem with your hobbies, right? क्योंकि तुम्हारा हॉबी है, तुम कर रहे हो, तो you can do anything like। जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, मूवी देखना, है ना। जैसे मेरा जब खाली टाइम मिलता है तो मैं खूब मूवी देखता हूँ। जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक एक दिन में 4-4 मूवी लगातार देख लेता हूँ मैं, वैसा होता है। कभी खाली टाइम मिलता है तो देख लेता हूँ, ऐसे भी होता है। तो मैंने खाली टाइम में करते क्या हो इस पे है। सर मैं न्यूज सुनता हूँ, लेकिन हमें लगता है कि सर जैसे पॉलिटिकल न्यूज सुनता हूँ तो ऐसा ना लगे कि कुछ बायस्ड या कुछ फंसा दें टीचर, पूछने लगे ऐसा जिससे हम वहाँ फंस सकते हैं। मतलब न्यूज देखते हैं हम, न्यूज देखना अच्छा लगता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूज देखना हमारी हॉबी है, इसको बोल सकते हैं? कर सकते हैं, वो भी बता सकते हो। मतलब देखो, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो उन लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप देख रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप उसका इंटरव्यू दे रहे हो,
है ना। जी तो हर कोई रहा है ना, हर कोई बैठ रहा है, खाली बैठा रहा है, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। यू शुड ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी, राइट। अगर आप कुछ हॉबी परस्यू कर रहे हो, आपकी हॉबी से कुछ ना कुछ ऐड होनी चाहिए ना वैल्यू। अगर आप मान लो न्यूज भी देख रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं। अगर आप पुस्तक को इस तरीके से बता दो कि मैं न्यूज देखता हूँ, मैं इसका सपोर्टर हूँ, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, अगर आप इंटरव्यू में ये करने लग जाओ तो वो तो गलत ही है। आपको एक जनरल ओपिनियन देना है। नहीं है तो कुछ बना लो हॉबी, जैसे खाना वाना बनाना या कुछ ऐसा जो भी ठीक लगता है, कोई हॉबी बना लो उसमें, और क्या। सर खाना हॉबी बहुत बेकार चॉइस है। अच्छा। क्योंकि मेरी दी ना पीसीएस के इंटरव्यू में खाने पे ही अटकी थी, उन्होंने खाने का भी बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा था। हाँ, क्योंकि नहीं हाँ, वो लोग हॉबीज के डीप में भी जा सकते हैं, तो इसलिए हॉबीज जो लिखना है सोच समझ के लिखना, कि मतलब बोल पाओ एटलीस्ट वहां पे कि क्या आप लिखे हो क्या। उसके बारे में वॉकिंग भी जानकारी हो। लिखोगे तो चलेगा, वॉकिंग भी मतलब तुम्हारा हॉबीज है भाई, तुम जो भी लिखो। Hello, madam. हाँ I ऐसा have a doubt, madam. I have a doubt. जी पूछिए पूछिए। धनुष। Yes, madam. Actually, I'm starting to prepare for the ISS exam, but I mean, I completed my graduation in statistics, but I don't have any proper knowledge because in my education, in my state, they just told me how to pass to the exam, but they didn't told me about the subject knowledge. I mean, can you suggest me any good source for to learn the knowledge? First of all, I think कि if you don't have very good knowledge about the subject, then you should take any coaching, proper guidance from any teacher, that will help you a lot in preparation. And फिर जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया पता करके कहीं से भी, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आईएएस के लिए होते हैं ऑब्वियसली, तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आस्ते आस्ते फिर वहाँ पे टेस्ट सीरीज दो, एग्जाम दो, प्रिपरेशन करो, हो जाएगा। Madam, and also, madam, can you tell me about the level exam questions level of the questions in in objective type and also in descriptive once again, please, madam. I mean, how they are they direct formula based or direct solvable or something any to think? Is there anything thinking like that, madam? See, as I've said already that your basic concept should be very clear. Like basic अगर clear होगा तो तुम आगे advanced question भी थोड़ा कर सकते हो, और basic ही clear नहीं है तो फिर you can't, मतलब basic questions भी नहीं होंगे, तो obviously यही बात है। तो basic clear करो, और descriptive में भी तुम्हारा वही सब देखा जाता है कि मतलब ना थोड़ा लिखने का तरीका, और फिर एक मतलब समझ कि तुमको कितना समझ आया है वो चीज़, जैसे मल्टीकोलिनियरिटी या फिर कुछ भी एक हेट्रोस्केडास्टिसिटी, कुछ भी एक टॉपिक हो गया, वो कितना समझ में आया तुमको। मतलब तुम कुछ भी लिख के आ रहे हो कि जैसे फॉर्मूला कुछ और है, कुछ और लिख दिया, तो वो लोग को पता चल जाएगा ना कि यू डोंट हैव मच नॉलेज। तो एक ये चीज़ होता है कि पहले बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करो कि एक्चुअली क्या चल रहा है, एक एक स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ उससे क्या मतलब बन रहा है, ये चीज़ मैटर करता है। Thank you, madam. Thank you so much, madam. ठीक है जी, नेक्स्ट। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैं एक्चुअली अभी एमएससी कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में, तो जो इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 है, एक्चुअली इस साल मैं आईएसआई दोबारा से ट्राई कर रहा हूँ स्टैट्स, मैंने जैम नहीं दिया था, बट जैम गेट में मैंने एक चीज़ देखी कि सिलेबस अगर 100% नहीं करता, जैसे मुझे कुछ टॉपिक्स नहीं अच्छे लगे मैंने छोड़ दिए, बट उसका एग्जाम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आईएसएस में सिलेबस ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, और फर्स्ट सेकंड पेपर में स्टैट्स और इन्फ्रेंस तो ठीक है, बट थर्ड पेपर का सिलेबस इतना ज़्यादा है, उसमें सिर्फ मैं सैम्पलिंग कर सकता हूँ, एंड अप्लाइड में और ये अरीमा सरीमा ये वाला जो पोर्शन है, मैंने एक प्रोजेक्ट करा था, तो टाइम सीरीज थोड़ा बहुत कवर्ड है। तो इतने प्रिपरेशन पे अगर मैं अभी मई के बाद 1 महीने करूंगा तो फॉर्म, मतलब इस बार अटेम्प्ट देना ठीक है, या फिर मैं इस बार फोकस ना करूं, नेक्स्ट ईयर इसको पोस्टपोन कर दूं? मेरे हिसाब 50% अगर थर्ड पेपर में करा है तो। only you are asking about the third paper, right? Yes, especially. ओके, सो देखो अगर तुम्हारा
3 टॉपिक भी, जैसे मैंने सैम्पलिंग, इकोनोमेट्रिक्स और ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर, डिमांड एनालिसिस, ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से किया था। और टाइम सीरीज मैंने नहीं किया था उतना अच्छे से क्योंकि मेरे पास कम टाइम था काफ़ी, और तुम्हारे पास भी क्योंकि कम टाइम है, तो तुम ये मतलब तुम्हारा अगर सैम्पलिंग तुम बोल रहे हो तुम्हारा हो गया है, तो इकोनोमेट्रिक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ भी 3 टॉपिक अगर अच्छे से कर लिए ना तो हो जाएगा, मतलब अच्छे स्कोर बन जाएंगे। तो इस बार अटेंड ट्राई कर सकता हूँ, मतलब 50% सिलेबस पे भी। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आई थिंक कि तुम्हारा मतलब कैसा प्रिपरेशन है और कितना तुमको नॉलेज है, मतलब तुमको लगता है कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैं इस बार अटेम्प्ट मुझे देना चाहिए और मुझे लगता है एक बार दे सकते हो, तो इट्स योर चॉइस आई थिंक। Madam, is this math stats course, CU to PG statistics course, helpful for the ISS exam? What do you think, madam? यस ऑब्वियसली आई थिंक मतलब तुम्हारा अपना चॉइस है कि तुम्हारा मतलब देखो, इट्स नॉट अबाउट द कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अबाउट योर प्रिपरेशन कि तुम कितना एफर्ट्स देते हो। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमको ऐसे मतलब हेल्प नहीं करेगा कि जाके बैठो एग्जाम में और एग्जाम दो, क्लियर करो, ये नहीं होता है। तुम्हारा खुद का प्रिपरेशन होता है जो काम आता है अल्टीमेटली। तुम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, दैट डजंट मैटर आई गेस, क्योंकि मैंने खुद कोचिंग नहीं लिया था कहीं से भी और मैंने विदाउट कोचिंग प्रिपेयर किया था खुद से, तो इट्स योर एफर्ट दैट मैटर्स। Madam, can you suggest me any good online course? गुड व्हाट? Online course, madam. गुड ऑनलाइन Or is this math stats CU to PG course is enough for to crack the exam, ISS exam? Because today morning I purchased this course, madam. I want to know, madam, whether to prepare from this or to search another one, madam. If you have already purchased, then what's the point of asking this question? Like now Because you can't. yes, madam. Because I am seriously want to crack this exam this year, madam. But it's very less time, madam. Just to save the time. Okay, first of all, take a chill and please देखो सबको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, जो भी एग्जाम में बैठे हैं उनको एग्जाम क्रैक करना है, बट इफ यू ऑलरेडी परचेज द कोर्स देन ठीक है, मतलब अब जितना हो पा रहा है खुद से करो, वरना अगले साल अटेम्प्ट देना, मतलब जितना हो पा रहा है खुद से कर सकते हो। इतना मत मतलब इतना हैवी मत करो, अपने प्रेशराइज मत फील करो, लाइट। Thank you, madam. Yes, madam. Thank you, madam. Lots of love from Andhra Pradesh, madam, South India. Thank you. Actually, there is no knowledge or awareness about this exam in South India, madam. To be frank, there is no any coaching institute in Andhra Pradesh or in South India about ISS, madam. There is only one place there is only one coaching center, that is in Bangalore, Gate Bangalore. But except that one, there is no other coaching center, madam. ओके, इवन इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन कोर्स भी कर रहे हो अगर तुम, तो मतलब प्रिपेयर करो अच्छे से, खुद से थोड़ा मेहनत करो, तैयारी करो, तो हो जाएगा क्लियर। ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक हो जाएगा चिल। हाँ, यू ट्राई, पढ़ना पड़ेगा, ये कोचिंग ज्वाइन करो ना करो, पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग ज्वाइन करोगे नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। खुद का एफर्ट ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादातर कोचिंग विल नॉट हेल्प यू, विदाउट कोचिंग भी हो जाएगा। इट्स मोर अबाउट बीइंग अवेयर। जैसे आपने बताया कि आपके वहाँ पे अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, तो आप जिसने आपने अभी कोचिंग ज्वाइन करी है, तो आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, आपको चीजों का पता चलेगा। दैट इज द टेक अवे आई गेस। यस सर। आई थिंक सीयूटी बैच में ना, आप ये कह रहे थे सीयूटी बैच में, सीयूटी का भी एग्जाम 10 मार्च को 9 मार्च को है। तो ओके, नेक्स्ट आई थिंक जो एक पूछ रहे थे, अच्युत पूछ रहे हैं, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ, अभी मैं जैम एमएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या आईएसएस की प्रिपरेशन करना सही रहेगा बीएससी में ही? मतलब ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो अभी से जैम और आईएसएस के साथ प्रिपेयर करना ठीक रहेगा या फिर एमएससी के बाद करना चाहिए, ऐसा करना चाह रहे हो? एमएससी के साथ
मतलब अभी से भी शुरू, अगर तुम्हारा टारगेट आईएसएस ही है ऑलरेडी तो तुम अभी से भी कर सकते हो प्रिपरेशन। ऐसा कोई तो नहीं है, मतलब कि अगर आईएसएस ही करना है अल्टीमेटली तो अभी से ही प्रिपरेशन करो, नोट्स बनाओ, जो भी सिलेबस है आईएसएस के उसके अकॉर्डिंग चलो और फिर उस नोट्स बना के रखो, रिवाइज करो। ठीक है, नेक्स्ट जो है अक्षय पूछ रही हैं। अच्छा, सो आई वाज वर्किंग एज अ SAS प्रोग्रामर, ठीक है ना, एंड resigned in 2023. Now I have 3 years of gap in professional life. Will the negatively impact in interview? मतलब ये कह रहे हैं कि अराउंड 3 ईयर का गैप हो गया प्रोफेसर, तो क्या ये इफेक्ट करेगा नेगेटिवली इंटरव्यू में, आईएसएस इंटरव्यू में? Like Akshay, why have you taken this gap? Like you need to they can ask this question to you that why you taken 3-year gap for the like क्या कर रहे थे इस गैप में। तो ये अगर तुमने ठीक से जस्टिफाई कर दिया वहाँ पे देन इट्स मतलब उन लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। अगर तुम्हारा स्कोर सही है, इंटरव्यू सही गया, देन दे विल ऑब्वियसली सिलेक्ट यू if you are preparing for ISS. Actually, I was diagnosed by clinical depression, and I was in that phase. So this time takes me to take up out of that. So can I say this to the interview, or is this impact in interview? I think you can share this. I don't think there is any problem with sharing your like about your health. It's just a health problem. It's not that depression. मुझे भी depression था frankly speaking, but वो ठीक है, वो overcome हो जाता है। और मतलब तुमको आपको अगर बताना है अपने डिजीज के बारे में, ये और ये ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बता सकते, यू कैन और मतलब बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। I have OCD, madam. I have OCD, madam. There is a 2 years gap also, madam, for me. हाँ, तो जो भी प्रॉब्लम है यू कैन टेल, बट जस्ट वन थिंग, बी कॉन्फिडेंट एंड लाइक ऐसा होता है ना कि मतलब ये कोई तुम अगर नर्वस होके ये चीज़ बोलोगे कि यस सर मुझे डिप्रेशन था, ये था, बी मतलब एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलो कि यस आई वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ये ऐसे जो भी, तो दे विल बी सेटिस्फाइड। ओके, मतलब एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो है बंदी में, डिप्रेशन से होके निकली तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, राइट? I think they focus on this thing more, like how you have overcome the situation. मतलब प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है ना, बट आप उस प्रॉब्लम से निकल कैसे रहे हो, उसके बाद आपने क्या किया। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, ऑब्वियसली आपने मेहनत करी है, तो ऑब्वियसली दे विल सी दिस थिंग। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ दैट वे, लाइक यू हैव टू टेक दिस थिंग एज अ पॉजिटिव कि मैं एक टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम में थी एंड आई हैव इम्प्रूव्ड लाइक दिस। एवरीबॉडी विल थिंक दैट। हाँ, सबके लाइफ में गैप्स है, मेरे लाइफ में बहुत सारे गैप मैंने लिए हैं और लोगों ने किए हैं, तो इट्स ओके, ये जस्टिफाइड है। और इवन जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने गैप लिए होंगे, सो इट्स नॉट लाइक वो जैसे पहुंच गए होंगे, ठीक है। सो दे विल फील कि लाइक यू आर आल्सो लाइक देम। तो ऐसा नहीं कि वो सब ऐसे ही, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, है ना। तो वो भी हमारे जैसे, कल हम इंटरव्यू में बैठेंगे, आज कोई और है, कल आप बैठेंगे। सो आप भी कल आप मान लो ऑफिसर बनते हैं, देन यू विल गेट अ चांस टू सिट इन इंटरव्यू। सो देन आपके जैसे कैंडिडेट्स आएंगे, तो वैसा है। तो सब लोग ऐसा नहीं कि लगातार सब कुछ हो जाता है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में है और ये नेसेसरी पार्ट है लाइफ का। And I think you should answer like this कि sir I was suffering from difference from depression, but I have which like मैंने खुद को खड़ा किया, फिर से मैं यहाँ तक पहुँची, so I'm happy about it. You should answer like this, so the interviewer will be more happy. हाँ, पॉजिटिव आंसर कीजिए, है ना। हाँ, आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 1.5 घंटे ज़्यादा हो गया है। सो आगे है इनका श्रीतमा। सो इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया था और क्या क्या पूछा था? आई थिंक पहले बता चुके हैं एक बार, ऐसे आप फिर भी बता सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अपने कैसे कैसे प्रिपेयर, हाँ, तो हमें ना मतलब सीनियर्स जो है हमारे, वो जो भी क्वेश्चंस उनसे लास्ट ईयर पूछा गया था ना, वो सब हमें मिल जाता है। तो आप उससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर उसके अलावा आपको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। मुझे मतलब SDGs के बारे में पूछा गया था, बेसिक स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया था, वेदर फॉरकास्टिंग
के बारे में एप्लीकेशन मतलब कहाँ एप्लीकेशन होता है, मतलब सॉरी फोरकास्टिंग का कहाँ एप्लीकेशन होता है ये पूछा गया था। और मतलब बेसिक मतलब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े अप्लाइड भी पूछे गए थे, थोड़े थ्योरेटिकल भी पूछे गए थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, जो भी जीडीपी अभी जैसे बेस ईयर आएगा और फिर अभी जो सेंसस होगा ये सब के बारे में थोड़ा नॉलेज रखना कि कैसे क्या होगा, जो भी अपडेट्स आते हैं उसको पढ़ते रहना करंट अफेयर्स के हिसाब से, बस यही। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए है, कैन यू टेल मी अबाउट योर लाइफ बिफोर एंड आफ्टर ISS 2025 रिजल्ट? तो ये कैन यू टेल मी अबाउट योर लाइफ बिफोर? देखो हाँ, तो पहले क्या था कि मैं प्लेसमेंट में, क्योंकि मैं बैठी थी IIT कानपुर के, तो मेरा क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ था तो उस टाइम मैं भी थोड़ी बहुत टेंशन में थी, लो कॉन्फिडेंट, अंडर कॉन्फिडेंस कि क्या होगा मेरा आगे। फिर मुझे रोहित ने ही बोला कि तू ISS का एग्जाम दे, तो मैंने दिसंबर से प्रिपरेशन शुरू किया। इसको एक दिन कॉल किया, भाई मेरे को बता इंटरव्यू में ऐसे मतलब आई मीन क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, सिलेबस मेरे को बता। तो मैंने इसको रोहित को कॉल किया और इसी से मुझे सिलेबस पता चला, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की और मेरा हो गया। तो और आफ्टर ISS रिजल्ट मुझे बहुत सारे ऐसे DMs आने लगे, हेलो ऑफिसर, ऐसे ऐसे। तो बहुत अच्छा फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है। मतलब ये एक्सपीरियंस लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस होता है मैं बोलूँगी। तो बस यही था। ठीक है, अभी अभी जीना तो बाकी, अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो और अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप है ना फील कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, अभी से कोर्स चालू करा दिया है वो लोग करना। अच्छा ओके, हाँ वो तो हाँ वैसे रहेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट आपको आगे की जर्नी के लिए। एंड अच्छा लगा आप इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह पहुंचे हैं सर। थैंक यू सो मच सर। या थैंक यू सो मच सर ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ गाइडेंस सेशन सर। या एक्चुअली मेरी लाइफ भी आजकल बहुत बिजी चल रही है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, फिर ये सब चीज़ें मैनेज करना डिफिकल्ट है। फिर मैंने लोगों ने डिमांड किया और मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं। बहुत दिनों से सेशन किया भी नहीं था, तो बहुत गैप हो गया, अराउंड पिछले 3-4 महीने में एक भी सेशन हमने ऐसे किए नहीं है, ऐसे इंटरेक्टिव सेशन काइंड ऑफ, स्पेशली ऑन लास्ट में मैंने ISS का किया था। योगेश थे, और योगेश के साथ आई थिंक मनोज हाँ, और जो राजस्थान के थे ना, दोनों ISS में हैं, तो उनके साथ किया था। 3 सेशन ISS का मैंने किया, सुजीत के साथ एक किया था, नहीं सुजीत और योगेश एक साथ थे क्या, 3 सेशन हमने अभी तक किए, तीसरा ISS का सेशन है। तो जो लोग देखना चाहते हैं, पहले भी सुजीत पठान के साथ हमने कर रखा है एक, फिर योगेश हमारे सीनियर थे वो में उनका भी हुआ था तब किया था, तीसरा लक्ष्मी के साथ किया है, और हाँ ये 3 सेशन किए हमने। तो पिछले तो काफ़ी टाइम हो गया, टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसे जानता है बहुत लोगों के हूँ है ना, लेकिन वो अभी टाइम नहीं मिल रहा लाइफ में, बस वही है। लेकिन ठीक है, लाइफ अच्छी चल रही है। एनीवे थैंक यू रोहित, आपने ज्वाइन किया और कंट्रीब्यूट किया इस सेशन में। Sir, don't stop this initiative, sir. Please keep continuing this, sir. Yeah, we'll try. है ना, अभी जैसे it will be very helpful for me, for persons like me, because I am from Andhra Pradesh. There is no one here who knows about this ISS course, and also even there is no one in my language, in my mother language, no one tells about this course. That's why I am asking, sir. Please keep continuing this session, sir. Please, I mean like guidance sessions. Thank you so much to all of the people. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, Rohit, sir. Thank you. Yeah, thank you. ये सब अवेयरनेस के लिए ही है, so that people will know. पहले जब बिफोर कोविड मुझे भी कुछ नहीं पता था, है ना, तो वैसा था। तो धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स बारे में मुझे पता चला, एंड देन है ना मैं ये सब ऑनलाइन हमने शुरू किया, और चीज़ें अब है ना लोगों तक पहुँच रही हैं। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हमने जो इनिशिएटिव लिए वो सक्सेसफुल हो रहा है, वैसा है। ठीक है, थैंक यू। चलता रहेगा आगे ऐसे ही, है ना। तो जैम, गेट, नेट, ISS, ISI, CUT ये सब चलता रहेगा आगे। अभी RBI के एक भी सेशन नहीं किया हमने, तो उसके लिए ट्राई करते हैं। हालांकि मेरा दोस्त ही RBI में कई लोग हैं, स्टिल विल ट्राई। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। विल सी यू, मीट यू अगेन। थैंक यू रोहित, ठीक है ना। थैंक यू सर। या थैंक यू। हाँ लिंक्डइन हाँ भेज दो, लिंक में यहीं पे चैट में भेज सकते हो, सो दैट पीपल विल नो। सर्च करो, है ना, कनेक्ट कर सकते हो, है ना, यू कैन कनेक्ट। हमारे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में बहुत है ना कम लोग हैं। जैसे हम कहीं जाते, जैसे कभी कल ही कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तो जैसे बहुत सारे लोग आए, जैसे पीयूष सर BHU से आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से वो सुरेश शर्मा सर आए थे, रोहित आप जानते होंगे, है ना। तो अभी वो VC हो गए हैं, तो वो भी थे। वो शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ जो है फिरोजपुर पंजाब, वहाँ के VC हैं। वो पिछले बार भी आए थे, तब वो प्रोफेसर ही थे। तो ऐसे हैं, तो मतलब ये जो लोग, और कई बार मिला उनसे मैं, मेरे इंटरव्यू में वो एक्सटर्नल थे,
मतलब मैं उनसे 3 बार मिला पिछले 1.5 साल 2 साल में। वैसा इंटरव्यू मेरे एक्सटर्नल वही थे, मतलब जो एक्सटर्नल बुलाए जाते इंटरव्यू वो थे, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहा था। पिछले साल कॉन्फ्रेंस में आए थे, अभी आए थे। तो ऐसे हैं, तो मतलब इतने लोग कम है ना कि कहीं न कहीं आपको रिपीटेडली मिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा है ना, कम पीपल स्टैटिस्टिक्स फील्ड में है। तो काफी मेरे को एक्सपीरियंस है सर सुरेश सर, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है उनका लाइफ का भी। हाँ, उनका अच्छा लाइफ अभी शायरी बहुत सुनाते हैं सर, क्लास शायरी में बहुत सुनाते सुनाते हैं, हाँ, वही कल भी था वो, बीच में टॉक उनका चल रहा है, सीरियस टॉक, बीच में शायरी सुनाते रहते हैं ताकि लोग वो उनका ये है। तो लेकिन अच्छा है, उनसे काफ़ी अच्छा, अभी आज भी फ़ोन आया तो उनसे इंटरेक्शन अच्छा है सर, बहुत अच्छे हैं ना, चिल हैं और एकदम यस सर। कूल रहते हैं। वैसे मतलब ऐसे ही कि लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है इस फील्ड में, एकेडमिक्स में ये है। सो मेरा भी यही रहता है कि लोग जाने, अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, और चूँकि मेरी लाइफ बहुत ईज़ी नहीं रही, डिफ़िकल्ट रही है। सो ये आप लोगों को भी हेल्प करेगा फ्यूचर में एक्सपीरियंसेस। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर, है ना? थैंक यू सर। या थैंक यू लक्ष्मी एंड थैंक यू रोहित, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।